हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग एजुकेशनल साइकोलॉजी के यूनिट हम आज शुरू कर रहे हैं जी। 17th क्लास है। मेजर स्कूल्स आपके सिलेबस में हैं साइकोलॉजी के, जिनमें आ जाता है बिहेवियरिज्म, जेस्टाल्ट साइकोलॉजी, देन आपका साइको एनालिसिस और कंस्ट्रक्टिविज्म। कॉग्निटिविज्म भी होता है, वो आपको जेस्टाल्ट के ऊपर ही बेस्ड सा नजर आएगा, उसको भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। स्पेसिफिकली मतलब यूजुअली तो मैं आपको बोलती हूँ हमेशा कि जो जो थियरीज हैं, चाहे वो डेवलपमेंट की थियरीज हैं, चाहे वो आपकी लर्निंग की थियरीज हैं, वो सारी कर लीजिएगा, लेकिन जो आपके सिलेबस में मेंशन है एक्सप्लिसिटली उनको फोर श्योर कर लीजिएगा। उनमें से तो कोई चीज आपकी स्किप होनी ही नहीं चाहिए, ओके क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड की यहाँ पे भी मेंशन है साइको एनालिसिस, तो उनकी थियरी भी हम यहीं पे ही कर लेंगे। वही पर्सनालिटी में भी आएगी तो दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनसाइट थियरीज की नहीं, ये सारी लर्निंग की थियरीज हैं, ये भी दोबारा आएंगी लर्निंग थियरीज करके। वहां पे मेंशन नहीं है कुछ एक नाम तो वहां रहने देंगे, यहाँ पे कवर कर लेते हैं। सो ओवरऑल पूरे सिलेबस में कवर करना चाहिए हमें, चाहे हम यहाँ कवर करें या किसी और क्लास में कवर करें। ओके, सो इन सारे के सारे स्कूल्स को आज हम डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप कर सकते हैं। इजी सा टॉपिक है, आपने पहले पढ़ा हुआ होगा बीएड लेवल पे भी, नेट जिन्होंने दिया, क्योंकि नेट क्लियर किया होगा, या नेट छोड़ो बीएड तो किए ना सबने, 12th के लिए, 12th के लेक्चरर के लिए एग्जाम दे रहे हो तो बीएड एमएड के दौरान आपने ये चीजें की होंगी। ओके, बिहेवियरिज्म नाम से ही पता चल रहा है कि फोकस किस पे है, बिहेवियर पे है। तो ये जो स्कूल है साइकोलॉजी का, ये किस पे फोकस करता है, बिहेवियर को स्टडी करने पे फोकस करता है, इंडिविजुअल का बिहेवियर। और इसीलिए सबसे पहला नाम इसमें पेवलोव आ जाता है, बिकॉज पेवलोव का जो डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट था वो एक्सपेरिमेंट काफी फेमस है। ओके, सो उन्होंने डॉग के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया था। यूज ऑफ मेथड ऑफ कंडीशनिंग फॉर द एक्विजिशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ बिहेवियर, तो जितने भी टाइप है बिहेवियर के उन सब के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, कंडीशनिंग यूज कर रहे हैं। और वही फिर पेवलोव की कंडीशनिंग को हम बोल देंगे क्लासिकल कंडीशनिंग, और अपने स्किनर की कंडीशनिंग को हम बोल देंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, तो ये दो चार चीजें पता हो, बट ओवरऑल अगर आप एक लाइन में जिस्ट देखोगे बिहेवियरिज्म का, तो इट स्टडीज द बिहेवियर। उसको कोई लेना देना नहीं है दिमाग में क्या चल रहा है, आपका बाहरी तौर पे बिहेवियर क्या नजर आ रहा है, ये उस पर फोकस कर रहे हैं। ओके, इवान पेवलोव काफी फेमस हैं, रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि कई बार ऐसे भी आ जाता है कि कहाँ से हैं, ठीक है, तो एक दो बार आया हुआ है कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में, मुझे ध्यान है, तो इसलिए मैंने ये ऐड किया हुआ है। रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं, पायोनियर इनको माना जाता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट, यूजफुल एक्सपेरिमेंट इन्होंने शुरू किया सबसे पहले, ठीक है। सो बिहेवियरिज्म के आइडियाज को ऊपर रखने के लिए, व्यूज को साबित करने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। जेबी वॉटसन बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, फादर ऑफ डॉक्ट्राइन या फादर ऑफ बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो है इनको माना जाता है, और ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, जेबी वॉटसन का बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ था, तो उन्होंने बोला था कि ऑटो ये रिस्पॉन्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स ऑटोमेटाइजेशन और आपका एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस बहुत अफेक्ट करते हैं चीजों को। सो एनवायरमेंट को ये इतना स्ट्रॉन्ग मान रहे थे कि इन्होंने बोला कि मुझे हेल्दी इन्फेंट्स दे दो डजन, यानी 12 हेल्दी इन्फेंट्स अगर हम इनको देंगे तो आप जो इनको बोलोगे वो मैं इनको बना दूंगा, डॉक्टर, लॉयर, देन आपका आर्टिस्ट, मर्चेंट चीफ, यस इवन बेगर एंड थीफ, रिगार्डलेस ऑफ हिज टैलेंट्स या टेंडेंसीज। तो ये बोल रहे थे कि कोई लेना देना नहीं है उनसे, एप्टीट्यूड या बाकी चीजों से, मैं एनवायरमेंट की बेसिस पे ही, या फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स, कैसे आप जो है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को एसोसिएट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, वो करके भी मैं इनको वही बना दूंगा जो आप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, जो आप बोलोगे वही। सो इट्स लाइक एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। तो बिहेवियरिज्म की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, नेचर ऑफ लर्नर, ये मानते हैं कि टैबुला रासा ब्लैंक स्लेट है। सो जैसा एनवायरमेंट आप उसको प्रोवाइड करोगे वैसा ही वो इंसान बनेगा, वैसा ही उसका बिहेवियर होगा। सो हेरिडिटी का कोई रोल नहीं होता है बिहेवियर को शेप करने में, ऐसा बिहेवियरिज्म का मानना है। अगर आपको वो बचपन में सुनी हुई स्टोरी याद हो कि दो पैरट होते थे, तोता, तो दो तोते जो है वो उसमें बिछुड़ जाते हैं, भाई होते हैं, और आंधी में बिछुड़ गए, एक जो है वो चोरों की बस्ती में जाके गिरता है और दूसरा जो है वो मुनियों के आश्रम में। सो कैसे उनके बिहेवियर में बदलाव होता है, एक बहुत अच्छा वाणी बोलता है, बहुत अच्छी चीजें बातें करता है, और दूसरा जो है वो चोरों की जैसा ही बन जाता है, वो चीज जो है वो यहाँ पे साबित होती है बिहेवियरिज्म में।
ओके एनवायरमेंट ही सब कुछ है। एनवायरमेंट के बेसिस पे जो आप चाहोगे वो किया जा सकता है, किसी के भी बिहेवियर को शेप किया जा सकता है। ओके सो एनवायरमेंट बहुत मैटर करता है। सिमिलैरिटी ये ह्यूमन और एनिमल लर्निंग में मानते हैं, बिकॉज जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो सारे एनिमल्स पे करके देखे गए, बट ह्यूमन में भी वो चीजें मैटर करेंगी और वही इन्फ्लुएंस वहां भी हमें नजर आएगा कंडीशनिंग का। सो वो चीज इन्होंने बोली है। जैसे थॉर्नडाइक है, उन्होंने कैट, चिकन, रैट इन सब पे एक्सपेरिमेंट किया। कैट का फेमस है उनका, पेवलोव का डॉग का एक्सपेरिमेंट काफी फेमस है, और स्किनर का रैट का एक्सपेरिमेंट काफी फेमस है। ओके देन है जी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे, जो बिहेवियर आप ऑब्जर्व कर सकते हो ये उस पर फोकस करते हैं। ये इंटरनल बिहेवियर में या दिमाग में क्या चल रहा है उसकी बात ही नहीं कर रही है। ओके देन बिहेवियर एज ए स्टिमुलस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। सो वही कि कोई भी कितने भी कॉम्प्लेक्स चीज हो, आप सारी चीजों को रिड्यूस करके एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म में ला सकते हो। तो यानी अगर स्टिमुलस दोगे उसके प्रति रिस्पॉन्स कैसा आना चाहिए वो हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके साइकोलॉजी जो है इसको साइंस की तरह कंसीडर किया जाना चाहिए। बिहेवियरिज्म साइकोलॉजी को एक साइंस ऑफ बिहेवियर की तरह मानता है। पेवलोव भी आपको ध्यान हो तो उनको नोबेल प्राइज मिला था, वो डाइजेशन के लिए काम कर रहे थे, बट फिर साइकोलॉजी में उनका काम काफी रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक है, अब बिहेवियरिस्ट अप्रोच है तो टीचर का क्या रोल रहेगा, बिकॉज जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं, चीजें हैं, वो तो हमने उस पे एनिमल्स पे की हैं। सो ह्यूमन बीइंग या हम स्टूडेंट्स की अगर बात करेंगे तो वहां पे टीचर का क्या रोल रहेगा। सो टीचर शुड नॉट दैट लर्निंग इज नॉट न्यू नॉलेज बट एक्वायर्ड न्यू बिहेवियर। सो आप जो बिहेवियर उनमें इनकलकेट करोगे, जैसे उनके बिहेवियर को शेप करोगे, वो चीज वैसे हो जाएगी। सो टीचिंग एनवायरमेंट ही शेप करेगा बिहेवियर को। टीचिंग जो है वो की है, टीचिंग इज अ की इन इंजीनियरिंग द लर्निंग एनवायरमेंट। तो लर्निंग एनवायरमेंट जितना बेहतर आपने कर दिया उतनी बेहतर आपको टीचिंग आती है। सो टीचर जो है शुड गिव पॉजिटिव रेनफोर्समेंट ताकि बच्चे मोटिवेट हो सकें। बहुत ज्यादा नेगेटिव रेनफोर्समेंट जो है वो नहीं दिया जाना चाहिए। जब आप पढ़ा रहे हैं टीचर्स को बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए चीजों को सीखने के लिए। ओके टीचर्स मस्ट ऑलवेज रिगार्ड पॉजिटिव बिहेवियर इन द क्लासरूम, ताकि वो पॉजिटिव रिगार्ड को आप अगर रिवॉर्ड रिगार्ड बोल रही हूँ, पॉजिटिवली जो पॉजिटिव बिहेवियर है उसको अगर आप रिवॉर्ड देंगे, चीजें मतलब प्राइज देंगे या थोड़ा एनकरेज करेंगे, रेनफोर्समेंट ही होगी पॉजिटिव। सो उससे जो है चीजें और बेटर होंगी, क्लासरूम का एनवायरमेंट बेटर होगा। ओके फर्दर अगर आप देखोगे स्पेशल रेफरेंस में, अगर इम्प्लीकेशंस देखें तो टीचर का रोल हमने देख लिया है, वो एनवायरमेंट को मैनिपुलेट करने का काम करेंगे ताकि बिहेवियर को शेप किया जा सके। लर्नर का रोल रहेगा बस टीचर कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में एक्ट करना। ओके एनवायरमेंट ही उसका बिहेवियर डिटरमाइन करेगा, तो लर्नर को बेसिकली कुछ नहीं करना है, वो उस टीचर कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में जैसे जैसा उसको बोला जा रहा है वो वैसा वैसा करेगा। नेचर टीचर सेंटर्ड है, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप का, तो टीचर डोमिनेंट रोल में आपको नजर आएंगे। चॉइस क्या रहेगी टीचिंग मेथड्स की, प्रैक्टिस, रिपीटेशन। बिहेवियरिज्म में आप रिपीटेशन पे फोकस करते हो। आप ये लगा लो ना, आपने जो एक्सपेरिमेंट्स पढ़े हैं, पेवलोव में क्या हो रहा है, रिपीट कर रहे हो आप चीजों को। थॉर्नडाइक में ट्रायल एंड एरर हो रहा है, थॉर्नडाइक DI की, ठीक है। सो थॉर्नडाइक में रिपीट हो रही है चीजें, और अपना जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है स्किनर वाला उसमें भी सेम ही चीजें। सो इट्स लाइक रिपीट कर रहे हो आप बिहेवियर को, या फिर ट्रायल एंड एरर है तो ड्रिल और रिपीटेशन हो गया, कंडीशनिंग हो गई, हैबिट बनाने की कोशिश कर रहे हो। ओके सो क्लासरूम का एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए, एनवायरमेंट ही सब कुछ है, तो क्लासरूम का एनवायरमेंट बहुत कंड्यूसिव और बेहतर होना चाहिए। और उसी के बेसिस पे टीचर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो डिसिप्लिन और पावर जो है वो बच्चों को समझाए और बेटर तरीके से उनको शेप करे। ओके ये जो है कुछ एक मेन प्रोपेगेटर्स हैं, थियरीज के नाम है। कई बार सीक्वेंस में पूछ लिया जाता है तो एटलीस्ट आपको पता हो थोड़ा सा। देखो जैसे इवान पेवलोव है, ये पहले ट्रायल एंड एरर की बात हुई है टेक्निकली, बट क्या बोलते हैं, रुको, पेवलोव पहले वॉटसन, ठीक है, पहले वॉटसन ने चीजें की हैं, उसके बाद पेवलोव ने चीजें की हैं, पेवलोव ने एक्सपेरिमेंट किया। वॉटसन का कोई थियरी नहीं है बट एक लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, लिटिल एल्बर्ट। तो वो किससे रिलेटेड है, वॉटसन से रिलेटेड है। ऑपरेंट की बात करेंगे तो स्किनर से रिलेटेड है। कॉन्टेग्यूअस थियरी की बात करेंगे तो ER गुथरी से रिलेटेड है। देन हल की सिस्टमैटिक बिहेवियर की बात करेंगे तो क्लार्क L हल, और गाइने की थियरी की बात करेंगे तो रॉबर्ट M गाइने।
ओके, सो ये मेन प्रोपेगेटर्स हैं इन थियरीज के, वो आपको नाम पता हो। जेबी वॉटसन का लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट आपको पता हो कि उन्होंने क्या किया था, एक 9 महीने के बच्चे जिसका नाम एल्बर्ट है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, ये देखने के लिए कि चूहों का उसमें डर है या नहीं है। सो जो होता है ना कि अनफेमिलियर स्टिमुलस उनके सामने जो है ला के रख देना, जैसे रैट, रैबिट, डॉग, मंकी, मास्क विद एंड विदाउट हेयर, वूलन, ये कॉटन वूल, देन बर्निंग न्यूज़पेपर, ही शोड नो फियर इन रिस्पॉन्स, तो कोई रिस्पॉन्स उसने नहीं दिखाया। फिर उसने एक फर्दर एक्सपेरिमेंट किया और फिर उसने जो होता है ना कि एक वो जैसे एक वो बजाई, क्या बोलते हैं, घंटी और हैमर लगा लो, ठीक है। सो बहुत जोर से हैमर बजाया किसी को इंट्रोड्यूस करते हुए, सो वो डर जो है वो एकदम से उसमें बैठ जाता है कि अच्छा जैसे ये चूहा या ये रैबिट बनी सामने आता है वैसे ही जो है कितनी बड़ी आवाज आती है, तो वो एसोसिएट कर लिया उसने और वो उससे फिर डरने लग गया। सो इट्स लाइक बचपन से कोई डर उसके अंदर था नहीं। ओके, देन है थियरी ऑफ कॉन्टेगियस कंडीशनिंग, भी है, एडविन गुथ्रे ने दी है। इस थियरी का मेजर सी बात ये आपको जो बिल्कुल मेन चीज पता होनी चाहिए कि लर्निंग जो है वो कब होगी, जब एक स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्लोजली एसोसिएटेड होंगे टाइम और मीनिंग में, दे अकर टुगेदर, यानी अगर वो सेम टाइम, सेम सिचुएशन, सेम पेयरिंग सामने रखी जाए तो वैसा ही रिजल्ट या वैसा ही रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा दोबारा भी। सो ये क्या है, कॉन्टिग्यूअस कंडीशनिंग की है कि टाइमिंग और चीजें मैटर करती हैं। सो उन्होंने बिलीव किया कि जो क्लोज पेयरिंग है या कॉन्टिग्यूटी है वो बहुत नेसेसरी कंडीशन है चीजों को सीखने के लिए, ना कि रिवॉर्ड या पनिशमेंट। तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट एसेंशियल नहीं है, टाइमिंग और माहौल एसेंशियल है कि उस सिचुएशन को अगर आपने दोबारा क्रिएट किया तो दोबारा वैसा ही रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। ओके, देन है जी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बीच के एसोसिएशन की बात करते हैं, तो एसोसिएशन वर्ड इनसे रिलेट किया जाता है। थियरी ऑफ कनेक्शनिज्म या एसोसिएशन भी इनको बोलते हैं, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी बोलते हैं। इन्होंने एप्स को छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट हर एक एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट और काम किया है। कैट और फिश का एक्सपेरिमेंट इनका थोड़ा सा ज्यादा फेमस है। ट्रायल एंड एरर की ये बात करते हैं, जिसमें आप बोल रहे हो कि आप एरर्स कमिट कर करके चीजें सीखते हो और एक गोल तक या उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करते हो। जैसे ये बिल्ली है, ये बिल्ली इस बॉक्स में घूमती रहेगी, फिर इसको दिखाई देगा कि अच्छा ये इसने कुछ कुछ करके देखेगी, फिर जब इसने एक बार ये लीवर प्रेस इससे हो गया तो वहां से ये दरवाजा खुल गया और वो यहाँ बाहर आके जो है वो खाना खा सकती है। तो वो चीज क्या है, ट्रायल एंड एरर से ही वो सीखेगी। दो तरीके के लॉज की बात की गई है कैसे सीखेंगे आप, प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी या सबऑर्डिनेट लॉज। जब लर्निंग की बात आएगी ना, लर्निंग की थी जो लर्निंग का कॉन्सेप्ट आएगा, उस लर्निंग के कॉन्सेप्ट में लर्निंग जो आपके लॉज हैं वो मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। सो ये लॉज बेटर तरीके से समझ लीजिए दोनों तरीके की, क्योंकि ऐसा कुछ एज सच लॉज होते नहीं हैं। सो हम बाय डिफॉल्ट ये वाले लॉज जो है वो लर्निंग के लॉज में मान सकते हैं। ओके, प्राइमरी लॉ और आपका सेकेंडरी लॉ। देन है प्राइमरी लॉ में लॉ ऑफ रेडीनेस आएगा, ये लॉ ऑफ रेडीनेस, जहां पे आप उस चीज को करने के लिए रेडी है या नहीं। जैसे हम कई बार देखते हैं ना, रेडीनेस फॉर स्कूल, बच्चा स्कूल जाने के लिए रेडी है या नहीं। सो कोई भी काम करने के लिए वो अप्रोप्रिएट एज होना, अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस होना, तो वो चीजें हैं या नहीं, बच्चा रेडी है या नहीं। देन है लॉ ऑफ एक्सरसाइज या प्रैक्टिस, की कितनी आपने उस चीज के ऊपर काम कर रखा है, एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। देन बाकी की जो लॉज हैं वो लॉ होता है, एक तो ये मैं लॉज बोल जाती हूँ बहुत बार। सेकेंडरी और सबऑर्डिनेट लॉ, तो लॉ ऑफ प्राइमेसी, रेसेंसी, देन आपका इंटेंसिटी एंड स्टिमुलस, मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड, एनालॉजी एंड एसिमिलेशन, एसोसिएटिव शिफ्टिंग और पार्शियल एक्टिविटी। तो ये जो एसोसिएटिव शिफ्टिंग है ये किससे रिलेट की जाती है, पैवलोव से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, सो पैवलोव से रिलेट की जाती है। अच्छा ये देख लीजिए, प्राइमेसी इफेक्ट जब आप देखेंगे, ये लॉज बता रही हूं मैं आपको, ठीक है, प्राइमेसी वाले, और ये 8 के 8। सो प्राइमेसी मतलब कितनी जो है कौन सी चीज आपने पहले सीखी है, उससे अफेक्ट हो सकती हैं चीजें। एक चीज आपने बहुत पहले सीखी थी, बचपन में सीख ली थी या उसके बाद सीखी थी, और एक चीज आपने अब सीखी है जाके, तो वो पहले वाली चीज जो है वो प्राइमरी रहेगी, जो आपने पहले सीखी वो ज्यादा बेहतर तरीके से याद रहेगी, ठीक है। एक है लॉ ऑफ रीसेंसी, जो रिसेंटली सीखी है, तो मोस्ट रिसेंटली चीज जो आपने सीखी है वो ज्यादा याद रहेगी, ठीक है। देन है इंटेंसिटी, कि जो स्टिमुलस या जो एक्सपीरियंस आपका रहा है, जो स्टिमुलस आपके सामने प्रेजेंट किया गया था और उसकी वजह से जो बिहेवियर में चेंज आया, तो वो स्टिमुलस कितना इंटेंस था।
अगर विविड, ड्रामेटिक, एक्साइटिंग लर्निंग एक्सपीरियंस है तो बेहतर आपने सीखा होगा, आपको वो ज्यादा याद होगा रादर देन एक रूटीन और बोरिंग एक्सपीरियंस के। देन मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, द लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज स्टेट्स लर्निंग इन्वॉल्व्स रिस्पॉन्डिंग in a variety of ways if the first response is not immediately reinforced or satisfied। so बहुत सारे responses भी आप उस सीन में देते हो। लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड, किस तरीके का एटीट्यूड आपका रहा है वो चीज सीखते टाइम, ठीक है, आप वो चीज करना चाह रहे हो, मन से पैशनेट हो तो वो बेहतर याद रहेगी ना, रादर देन जो जबरदस्ती करवाई जा रही है। देन है लॉ ऑफ एनालॉजी एंड एसिमिलेशन, सो ऑर्गेनिज्म मेक रिस्पॉन्सेज बाय कंपैरिजन, एनालॉजी और एसिमिलेशन। लर्नर को जब लगेगा किसी चीज में कि अच्छा ये तो सिमिलर सी सिचुएशन है या ये डिसिमिलर सिचुएशन है, उस बेसिस पे वो बेटर एक्ट करेगा, सिमिलर सिचुएशंस में ज्यादा बेहतर एक्ट करेंगे आप, ठीक है। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग जो पेवलोव से रिलेटेड है, डिस्क्राइब्स अ प्रोसेस जहां पे रिस्पॉन्स शिफ्ट हो सकता है एक स्टिमुलस से दूसरे पे। जैसे पेवलोव का जब एक्सपेरिमेंट अभी करेंगे तो डॉग का सलाइवा जो है वो फूड की प्रेजेंस में आ रहा था, लेकिन अब हमने बेल की प्रेजेंस में सलाइवा उसको निकालने के लिए बाध्य कर दिया, तो वो कंडीशनिंग कर दी हमने, उसकी बिहेवियर को शेप कर दिया। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, ये लॉ क्या बोलता है, टीचिंग शुड बी डन इन पार्ट्स। तो अगर आपने थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को समझाया है फिर आप उसको कनेक्ट करोगे तो वो बेहतर समझेंगे, ठीक है जी। सो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगी, तो भले ही एक्सपेरिमेंट उन्होंने कैट पे किया है बट यही चीजें आप जो है स्कूल में भी तो कर सकते हो। ट्रायल एंड एरर की तो बात हो रही है, कर करके देखने की तो बात हो रही है, ठीक है। तो थॉर्नडाइक के थियरीज और लॉज जो है लर्निंग के वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं एजुकेशनल थियरी और प्रैक्टिस में। आप कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जितनी इसकी एप्लीकेशन पार्ट या इम्प्लीकेशंस आप सोच सकते हो वो सारी रहेंगी। इट हैज मेड द लर्निंग पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टेड, और उसकी वजह से यहाँ पे वो मोटिवेशन को भी फोरफ्रंट पे लेके आते हैं। इट हैज ऑल्सो गिवन इम्पिटस टू द वर्क ऑफ प्रैक्टिस, ड्रिल एंड रिपीटेशन, तो ये इस पे ज्यादा फोकस है रादर देन रिवार्ड और प्रेज। ये ज्यादा फोकस करते हैं किसके ऊपर, ड्रिल और प्रैक्टिस यानी ट्रायल और एरर पे, तो प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस है। ओके, ये कनेक्शनिस्ट या फिर बिहेवियरिस्ट थियरी जो है वो स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म से बिलोंग करती है, उसमें हम ये चीजें हम पढ़ते हैं। यूजुअली हम कनेक्शन की या एसोसिएशन की बात करते हैं बिहेवियरिज्म में, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स से रिलेटेड। ओके, अब जो आपके सिलेबस में है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आते हैं इवान पेवलोव की थियरी को, क्लासिकल कंडीशनिंग, रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग, कंडीशनड रिफ्लेक्स या कंडीशनड रिस्पॉन्स या पेवलोवियन कंडीशनिंग भी बोला जाता है। फादर उनके प्रीस्ट थे। रशियन साइंटिस्ट जो हैं वो हैं ये कौन, इवान पेवलोव। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में उन्होंने एक पेडागोजिकल स्टूडेंट से शादी की थी, सो वो पेडागोजी यहाँ से उनको समझ आ गई, तो उनकी लाइफ में जो सक्सेस मिली वाइफ का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो है। एंड नोबेल प्राइज जो है इनको फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में मिला था 1904 में, इन रिकग्निशन ऑफ हिज वर्क ऑन द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। तो डाइजेशन के लिए मिला है इनको, उसी पे ये काम कर रहे थे, बट इनका जो काम है वो ज्यादा फेमस क्लासिकल कंडीशनिंग की तरह हुआ साइकोलॉजी में जाके। ओके, एक्सपेरिमेंट क्या था, ये देखो डॉग को हर तरीके से बांध के खड़ा कर रखा है, बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ से जब आप खाना दोगे इसको तो ऑब्वियस सी बात उसको भूख लगी होगी, तो सलाइवा आ जाएगा, मुंह में पानी आ जाएगा, ड्रूलिंग होगी वहां पे, ठीक है। सलाइवा को बाहर आने को ही ड्रूलिंग बोलते हैं, ठीक है, तो वो चीज होगी। फिर इन्होंने क्या किया, जब उसको खाना दे रहे थे तो खाना देते टाइम, देने से पहले उन्होंने बेल बजाना शुरू कर दिया। पहले बेल बजाई, देन उन्होंने खाना प्रेजेंट किया। सो एक पॉइंट ऐसा आया कि अब इसको ये समझ आ गया कि बेल बजी है तो खाना आएगा ही, सो खाना दो ना दो पर बेल बजते ही सलाइवा रिलीज हो रहा था, ठीक है। तो ऑल्दो ये एक्सपेरिमेंट्स काफी वो होते हैं, हार्ड वाली सिचुएशन हो जाती है कि वो कैसे जो है, किसी तो बच्चे ने कमेंट किया था, मैंने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है ये वाला एक्सपेरिमेंट, मतलब इतना ही पढ़ा है जितना साइकोलॉजी में जरूरत है, बट डाइजेशन में उन्होंने क्या काम किया इस एक्सपेरिमेंट में, एक बच्चे ने अच्छे से कमेंट किया था कि मैम कितना हार्ड जो है वो एक्सपेरिमेंट था ये, कि वो उसको पेट जो है यहाँ पे कट करके और उसका खाना निकाल ले रहे थे, ठीक है। आई डोंट नो ये सच है या नहीं, मैंने नहीं पढ़ी है ये चीज, बट पढ़ी जा सकती है, इंटरेस्टिंग है अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। सो उन्होंने वो खाना निकाल रहे थे और भूखा रख रहे थे उसको, क्योंकि भूखा रहेगा तभी सलाइवा आएगा ना। सो इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। ओवरऑल हमें सिर्फ इतना देखना है कि वो ये नहीं सोच रहे थे कि कुत्ता क्या सोच रहा है, सो मेंटल चीजों पे फोकस नहीं था, यहाँ पे जो है सिर्फ बिहेवियर पे फोकस था कि पहले फूड जो कि जिसकी कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनड स्टिमुलस है जो,
ठीक है, अनकंडीशनड स्टिमुलस, तो उसकी वजह से अनकंडीशनड रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा था, यानी फूड है तो लाइव सलाइवा आएगा ही, ठीक है। बट बाद में जो कंडीशनड स्टिमुलस था, यानी जिसकी कंडीशनिंग हमने की, जो बिहेवियर हमने शेप किया डॉग का, वो बेल के साथ शेप किया, तो बेल को फूड से एसोसिएट कर दिया, ठीक है। सो वो कंडीशनड जो है, क्या बोला हमने, कंडीशनड स्टिमुलस दिया तो कंडीशनड रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला सलाइवा, ओके। डाइजेशन पे काम था, 40 से ज्यादा कुत्तों पे इन्होंने काम किया था। सलाइवरी सीक्रेशन को ये क्वांटिटेटिव मेजर की तरह यूज कर रहे थे कि कितना सलाइवा रिलीज हुआ है। ये इनके प्रिंसिपल्स लगा लो, या इनके जो है वर्ड्स, जो टर्मिनोलॉजी यूज हुई है। अनकंडीशन स्टिमुलस फूड जो ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर रहा है रिस्पॉन्स को, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स सलाइवा जो अनइंटेंशनली बस आ जा रहा है, ठीक है। देन है कंडीशनड स्टिमुलस जो कि बेल है, जो न्यूट्रल सिग्नल था, और बाद में ये जो अनकंडीशन स्टिमुलस है फूड, उसके साथ हमने इसको एसोसिएट कर दिया। कंडीशन रिस्पॉन्स यानी जो न्यूट्रल सिग्नल के लिए रिस्पॉन्स आपने उसको सिखाया है, दैट इज कंडीशन रिस्पॉन्स, ओके। तो क्या था एक्सपेरिमेंट में, 3 लेवल्स थे। कंडीशनिंग से पहले क्या हो रहा था, अनकंडीशन स्टिमुलस यानी फूड को देख के सलाइवा का आना, तो जो नेचुरल स्टिमुलस है उससे नेचुरल रिस्पॉन्स मिल रहा है। न्यूट्रल स्टिमुलस यानी बेल का कोई असर नहीं है। आप कंडीशनिंग के टाइम पे क्या होगा, अनकंडीशन स्टिमुलस फूड दिया, देन बेल और ये इसको एसोसिएट किया हमने, ठीक है। तो इन दोनों के रिस्पॉन्स में हमें सलाइवा देखने को मिला, तो एसोसिएशन एंड रिपीटेशन जो है वो यहाँ पे काम कर रहा है। देन है आपके पास आफ्टर कंडीशनिंग क्या होगा, कंडीशन स्टिमुलस बेल की वजह से ही सलाइवा आ जाएगा, फूड की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आपने नेचुरल रिस्पॉन्स क्रिएट कर दिया एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस से, ठीक है। तो ये 3 लेवल्स जो है हम पढ़ते हैं, ये ओवरऑल पैवलोव का एक्सपेरिमेंट है। इन्हीं से रिलेटेड जो है वो आपको चीजें पता हो, ओके। ये कंडीशनिंग के प्रोसेस हैं। अब जो कुत्ते को हमने बेल बजा के जो सलाइवा रिलीज हुआ है, जो शेप किया है उसका बिहेवियर, दैट इज एक्विजिशन। आपने वो बिहेवियर एक्वायर करवाया है। सो डॉग ने वो बिहेवियर एक्वायर किया है कंडीशनिंग के थ्रू, ठीक है। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन। अब कुत्ता हर एक बेल के ऊपर सलाइवा रिलीज कर रहा है, दैट इज जनरलाइजेशन, यानी उसने जनरलाइज कर दिए। कोई भी साउंड हो रही है हर एक बेल की, चाहे बेल बदल भी दो तो भी हर एक साउंड के ऊपर वो क्या कर रहा है, सलाइवा रिलीज कर रहा है। लेकिन अगर कुत्ता जो है वो दो बेल के बीच का डिफरेंस समझ पा रहा है कि ये वाली बेल वो वाली बेल नहीं है जिसके बाद खाना आएगा, ओके। सो जो बेल का डिफरेंस अगर समझ पा रहा है, दैट मीन्स द डॉग इज एबल टू डिस्क्रिमिनेट द साउंड ऑफ द बेल, ओके। देन है एक्सटिंक्शन, कि उसने आपने बेल बजाना बंद कर दिया, अब कुत्ते का जो वो शेप किया था बिहेवियर वो थोड़े टाइम में चेंज हो गया, ठीक है, यानी एक्सटिंक्ट हो गया। अब आप रैंडमली किसी दिन बेल बजाओगे तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपको जो है ना सलाइवा रिलीज हो वहां पे कुत्ते को, ओके। स्पॉन्टेनियस रिकवरी, कि आपने एक वीक तक नहीं किया, सडनली फिर एक बार बेल बजा दी तो उसके कान खड़े हो गए कि अच्छा हाँ इस वाली बेल के बाद तो खाना आना है, तो वो स्पॉन्टेनियस रिकवरी जो है वो भी पॉसिबल है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगी, आप किसी भी तरीके की चीजें जो है वो कंडीशनिंग के थ्रू क्रिएट कर सकते हो। बच्चों को मैथ से डर नहीं लगता, वो मैथ्स टीचर की वजह से वो डर बैठ गया है उनमें। सो किसी भी चीज के लिए डर, प्यार, हेट्रेड अगर आप करना चाह रहे हो सो वो कंडीशनिंग के थ्रू पॉसिबल है, ऐसा जो है वो पैवलोव का कहना है। सो ऑब्वियस सी बात है कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में अगर कोई बच्चा किसी चीज से डरता है, कोई डर भगाना है उनके बिहेवियर को शेप करना है, सो वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ कंडीशनिंग, ओके जी। देन है स्किनर का पूरा नाम, BF स्किनर का पूरा नाम फ्रेडरिक स्किनर, ब्रूस फ्रेडरिक स्किनर, ठीक है। इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो एक बॉक्स में हुआ था, उस बॉक्स को स्किनर्स बॉक्स या ऑपरेंट चैम्बर भी बोलते हैं। सिंपल बॉक्स विद डिवाइस एट वन एंड दैट कैन बी वर्क्ड बाय एनिमल इन द बॉक्स। तो वो सिंपल सा बॉक्स है, इस तरीके का बॉक्स आपको नजर आएगा। ये रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट है, ये देखो नीचे रोड बिछा रखी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ये इलेक्ट्रिक ग्रिड है, यहाँ पे शॉक जनरेटर है कि अगर वो गलत डायरेक्शन में जाएगा तो उसको शॉक मिलेगा, या गलत चीज प्रेस करेगा तो शॉक मिलेगा, लेकिन अगर उसने सही लीवर प्रेस किया तो यहां से जो है उसको खाना मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ये क्या बहुत सारों पे हुआ है, रैट पे, कैट पे, मंकीज पे, पिजन के लिए पैकिंग के लिए बना रखा था कि वो चोंच मार सके उसके अंदर, ठीक है। बाकी रैट का एक्सपेरिमेंट इनका बहुत फेमस है,
ओके अब ये दो तरीके की चीजों की बात करते हैं, रेनफोर्समेंट की और पनिशमेंट की। जब ये जो रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, यानी अगर वो गलत डायरेक्शन में जाएगा तो उसको पनिशमेंट मिल रही है, सही डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको वो रेनफोर्समेंट मिल रही है कि उसको खाना मिल जाएगा, उसने सही चीज प्रेस की तो। सो दो तरीके की चीजें होती है, रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट। रेनफोर्समेंट कैसी भी हो, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, वो उस बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने के लिए ही यूज होगी। पनिशमेंट जो है वो हमेशा बिहेवियर को सप्रेस करने और डिक्रीज करने के लिए ही यूज होगी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है, कि रेनफोर्समेंट है तो बिहेवियर को स्ट्रेंथन करेगी। ये मत सोचो कि नेगेटिव वर्ड इसके सामने लग गया तो ये तो पनिशमेंट जैसा काम हो गया, ठीक है, सो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, बिकॉज कई बार ये क्वेश्चन आता है। सो रेनफोर्समेंट में पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट। अब ये बात आपको समझ आनी चाहिए। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मतलब आपने कोई रिवॉर्ड दे दिया, कोई अच्छी चीज दी, सो यू आर एडिंग समथिंग गुड, ओके, उसके बच्चे के बिहेवियर के बाद। देन नेगेटिव रेनफोर्समेंट में आप क्या कर रहे हो, उस बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने के लिए ही कोई रिमूव कर रहे हो गलत चीज वहां से, ठीक है। पनिशमेंट में क्या हो जाएगा, आप कुछ बैड ऐड कर रहे हो, यानी डंडा वंडा मार दिया या आपने कोई पनिशमेंट दे दी, या फिर कोई अच्छी चीज वहां से रिमूव कर रहे हो। इसमें मैं एक क्लासिक सा एग्जांपल आपको देती हूँ कि मान लो कोई बच्चा है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपने उसको रिवॉर्ड दे दिया, दैट इज पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। आपको उसका बिहेवियर स्ट्रेंथन करना है, जिसमें यही है कि मान लो आप एक रूम में बैठे हो और आप पढ़ रहे हो, लेकिन साइड वाले रूम में म्यूजिक चल रहा है तो उसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन भंग हो रहा है, आप पढ़ नहीं पा रहे हो ठीक से, राइट। सो अब वो अगर म्यूजिक सिस्टम मैंने बंद कर दिया तो आपका बिहेवियर, ये क्या हो गया, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, कि कोई बैड चीज थी जो अफेक्ट कर रही थी वो हमने रिमूव कर दी है। ओके पनिशमेंट में क्या होगा, प्रेजेंटेशन पनिशमेंट, जिसको हम एडिंग बैड बोल रहे हैं, यानी कोई गलत चीज ऐड करना कि डंडे वंडे मार दिए या जो उसको अच्छा नहीं लग रहा वो आपने किया। देन रिमूवल पनिशमेंट, यानी इसके अंदर क्या आ जाता है, आप कोई अच्छी चीज रिमूव कर रहे हो, ठीक है। तो रिमूवल पनिशमेंट बोल देंगे इसको, जिसमें आप क्या कर रहे हो बेसिकली, मान लो कोई बच्चा है उसको टीवी देखना बहुत पसंद है, तो उसके लिए तो अच्छी चीज है वो, आपने क्या किया, अगर उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आपने उसका टीवी बंद कर दिया, तो उसके लिए एक अच्छी चीज थी जो आपने रिमूव कर दी है। सो वो डिक्रीज या सप्रेस करेगी उस बिहेवियर को कि दोबारा ऐसा नहीं करना है, हो सकता है वापस से टीवी भी ना देखने दे वो चीज, ठीक है। स्किनर से रिलेटेड ही, ऑल्दो ये हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के चैप्टर में भी पढ़ सकते हैं, बट स्टिल यहाँ पे स्किनर पढ़ रहे हैं तो प्रोग्राम्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो है वो स्किनर से रिलेटेड है। प्रोग्राम्ड लर्निंग में 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की ये बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स, एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, इमीडिएट फीडबैक मिलना, क्योंकि डॉग ने ये रैट जैसे ही आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे उसको इमीडिएटली फीडबैक मिल रहा है। सेल्फ पेसिंग है, डॉग अपने हिसाब, सॉरी कैट, रैट, डॉग नहीं रैट, ठीक है, तो रैट जो है अपने हिसाब से आगे बढ़ रहा है, सेल्फ पेसिंग है, और स्टूडेंट टेस्टिंग यहाँ पे रहेगी। तो ये 5 प्रिंसिपल्स हैं। कई बार पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा स्किनर का प्रिंसिपल है कौन सा नहीं है, तो एटलीस्ट आपको ये पता हो। ओके रिवॉर्ड और रेनफोर्समेंट आप समझ ही गए होंगे। रिवॉर्ड एक सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है जो बिहेवियर से एसोसिएट की जा रही है। रेनफोर्समेंट मतलब फर्क पता होना चाहिए इनमें ना, क्योंकि कई बार ये हो जाता है रेनफोर्स करना, रेनफोर्स इज लाइक स्ट्रेंथन करना, ठीक है। तो रेनफोर्समेंट एक इफेक्ट की तरह नजर आएगा कि वो प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है वो रिस्पॉन्स दोबारा करने की, ठीक है। अगर आपने कोई अच्छी चीज परफॉर्म की है तो उसको अगर रिवॉर्ड हमने दिया तो वो रेनफोर्स करेगी उस बिहेवियर को, स्ट्रेंथन करेगी, ठीक है। देन शेड्यूल्स होते हैं जिसमें पार्शियल रेनफोर्समेंट आप दे कैसे रहे हो। एक तो पार्शियल दे रहे हो कि पार्शियल में भी आ गया इंटरवल पे, यानी फिक्स्ड इंटरवल पे, कि हर 2 दिन के बाद उसको जो है चॉकलेट मिल रही है, हर 2 दिन के बाद, तो दैट इज फिक्स्ड इंटरवल, ठीक है। देन आपका वेरी कर सकती हैं चीजें, कभी 4 दिन बाद दे दी, कभी 2 दिन बाद दे दी, कभी 5 दिन बाद दे दी, सो दैट इज ऑल्सो वेरिएबल, बट इंटरवल वहां पे नजर आएगा। वो इंटरवल वेरिएबल वेरी कर रहा है बट फिक्स नहीं है, ओके। पार्शियल में आ जाएगा एक और रेशियो, देन उस रेशियो में भी फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों आ जाएंगे, चेंज, ठीक है। देन एक कॉन्टिन्यूअस है कि कॉन्टिन्यूटी में हर एक रिस्पॉन्स के बाद आप उसको जो है वो रेनफोर्समेंट दे रहे हो। तो दैट इज रेनफोर्समेंट कैसे कैसे प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है जी।
देन है आपका जो हमने पढ़ा पैवलोव वाले को क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट चैम्बर या स्किनर वाले को ऑपरेंट कंडीशनिंग बोला जाता है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग वाले में रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट था, यहाँ पे डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट था। सो डॉग जो है वो इनवोलेंट्री बिहेवियर था, सलाइवा रिलीज होना, डॉग चाह नहीं रहा था रिलीज करना या ऐसा कुछ सोची समझी साजिश नहीं थी। यहाँ पे रैट अपने हिसाब से आगे बढ़ रहा है, सो वॉलेंटरीली रिस्पॉन्स दे रहा है वो, ठीक है। ये रेनफोर्समेंट बिफोर रिस्पॉन्स हो रही है क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उसको बेल बजा के खाना प्रेजेंट कर रहे हो। यहाँ पे आफ्टर रिस्पॉन्स हो रही है कि जैसे ही आप रिएक्ट करोगे, किस तरीके से, कहाँ आपने पैर रखा है, किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, सो वो चीज रेनफोर्स करेगी या पनिशमेंट मिलेगी, वो रिस्पॉन्स के बाद पता चलेगा। लर्नर का रोल क्या है, यहाँ पे तो रैट काफी एक्टिव है ना, वो खुद ही कर रहा है सारी चीजें। यहाँ पे डॉग पैसिव लेवल पे बस खड़ा है बेचारा। देन है नेचर ऑफ लर्निंग कैसा रहेगा, यहाँ पे न्यूट्रल स्टिमुलस जो है वो एक कंडीशन स्टिमुलस का रूप ले रहा है जब हमने उसको अनकंडीशन स्टिमुलस से एसोसिएट कर दिया। यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ रिस्पॉन्स इज अल्टर्ड बाय कॉन्सिक्वेंसेस, कि वो चेंज हो रही है। आपने जिस तरीके का रिस्पॉन्स दिया और जिस तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस आपको मिले, उसके बिहाफ पे आपको पता चलेगा कि इस गली जाना है कि नहीं जाना है। सो वो जो प्रोबेबिलिटी है रिस्पॉन्ड करने की, वो चेंज होती रहेगी एज पर द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है जी। देन आता है जेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो हमने यहाँ पे तीनों जो आपके सिलेबस में थे, थॉर्नडाइक के लाज, थॉर्नडाइक, ठीक है। देन पैवलोव, वो भी कवर कर लिए हैं पैवलोव, और देन हमने स्किनर भी कवर कर लिए हैं। सो यही तीन मेन हम देखते हैं जब हम बिहेवियरिज्म के स्कूल की बात करते हैं। देन है जेस्टाल्ट। जेस्टाल्ट का मतलब, जेस्टाल्ट एक तो जी से जेस्टाल्ट, जी से जर्मन, तो जर्मन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, ये बात याद रखिए। जर्मनी, ये अर्ली 20th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ, मेनली एज अ साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन। सो इट लिटरली मीन्स फॉर्म, पैटर्न, स्ट्रक्चर या कॉन्फ़िगरेशन। ये जो है ये नॉट मियर अ समेशन ऑफ यूनिट्स एंड पार्ट्स, तो एज अ होल लेके चल रही हैं ये चीजों को, ठीक है। सो ये जो फिलोसफी है, अगर आपको समझ ना भी आए तो आप इतना याद रखो, ये एज अ होल की बात करते हैं। ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं चीजें परसेप्शन में, कॉन्फ़िगरेशन में और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइंड में। ये बोल रहे हैं कि चीजें ऐसे नहीं होती, चीजें एकदम से क्या हो जाती हैं, इंसाइटफुल होती हैं। सडनली आपको चीजें आती हैं कि आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, आप 4 दिन से सोच रहे हो क्या सोल्यूशन होना चाहिए, क्या सोल्यूशन होना चाहिए, और सडनली किसी दिन बैठे बैठे आपको सोल्यूशन दिख गया। सो दैट इज इंसाइट। ओके, सो वो इंसाइटफुल थियरी ऑफ लर्निंग हम जेस्टाल्ट साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। 3 लोग हैं जेस्टाल्ट साइकोलॉजी में जिनके नाम आपको पता होने चाहिए, मैक्स वर्दिमियर, कर्ट कोफका और वोल्फगैंग कोहलर। कोहलर की ही थियरी है जो इंसाइटफुल लर्निंग थियरी हम पढ़ते हैं, ठीक है। बेसिक आइडिया क्या है इस थियरी का, जो मेंटल प्रोसेस या बिहेवियर है कैन नॉट बी एनालाइज्ड इनटू एलिमेंट्री यूनिट, क्योंकि चीजें एज अ होल परसीव करते हो आप, एक टोटैलिटी के रूप में आप चीजें परसीव करते हो, ना कि छोटे छोटे पार्ट्स में। ओके, सो पहले आपको ओवरऑल सिचुएशन पता होनी चाहिए कि आप कैसे टोटैलिटी में चीजों को परसीव करोगे। ओके, जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट जो है वो ट्राई करते हैं क्या इंटरप्रेट करने का, पर्पस को, एक्सप्लोरेशन को और क्रिएटिव एंटरप्राइज को। वो इन चीजों को देखकर इंटरप्रेट करने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, इंसाइट, to describe the perception of whole situation by the learner. So वो insight word use कर देते हैं, overall total situation का क्या perception है learner की नजरों में और कैसे वो respond कर रहा है proper relationship निकाल के, चीजें देख के, that is insight. So ये सारी चीजों का solution जो है वो insight के ऊपर छोड़ देते हैं। ओके, मैक्स वर्दिमियर, परसेप्शन ऑफ मूवमेंट जो है वो इनका एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो है वो छपी थी 1912 में, इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी इन फ्रैंकफर्ट इम मेन। ये कुछ तो शायद गड़बड़ हुआ है यहाँ, ठीक है। डिस्क्राइब द विजुअल इल्यूजन कॉल्ड ये कुछ तो इन्होंने यहाँ पे वो दिया था, लेक्चर दिया था, तो अपने आर्टिकल में इन्होंने एपेरेंट मोशन की बात की थी, विजुअल इल्यूजन की। एपेरेंट मोशन होता क्या है, परसेप्शन ऑफ मूवमेंट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम व्यूइंग अ रैपिड सीक्वेंस ऑफ स्टैटिक इमेज, जैसे हम मूवीज में करते हैं कि वो स्टैटिक इमेजेस हैं लेकिन वो बहुत फास्ट चल रही हैं तो वो हमें मूवी की तरह दिख रही है,
ठीक है। सो वर्दीमियर ने रियलाइज किया परसेप्शन ऑफ होल का, कि चीजें जैसे कंपोनेंट आप देखोगे तो परसेप्शन अगर इंडिविजुअल चीजों का देखोगे तो वो स्टैटिक इमेजेस थी सिर्फ, लेकिन एज अ होल जब आपने उसको देखा तो अलग तरीके से परसीव हुआ आपको। सो वही चीज इन्होंने जेस्टाल्ट साइकोलॉजी में बोली है कि ओवरऑल टोटलिटी में जब आप चीजें देखोगे तो उसका परसेप्शन आपके लिए अलग होगा। तो फॉर्म, फिगर, परसेप्शन ये चीजें मैटर करेंगी। देन वोल्फगैंग कोहलर की बात करते हैं। कोहलर ने ही इंसाइटफुल लर्निंग की थियरी, जो चिंपैंजी के ऊपर, एप्स के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, वो चीज है। यहाँ पे एक वर्ड ये यूज करते हैं प्रैग्नाज, ठीक है। सो ये प्रैग्नाज का मतलब क्या है? सो ह्यूमन ब्रेन वुड कन्वर्ज towards a minimum energy state through a process of simplifying the perception, कि जो भी चीज आपको दिख रही है ना, आप उसको सिंपल चीजों में समझने की कोशिश करोगे। कई बार होता है ना बहुत टफ, मान लो जेस्टाल्ट साइकोलॉजी आपको समझ नहीं आ रही, मैं बोल रही हूँ कि सिंप्लीफाई करके आप इतना समझ लो, इतना ध्यान रखो कि ये ओवरऑल होल की बात करते हैं, टोटलिटी की बात करते हैं, ठीक है। कि कोई भी चीज आप देखते हो तो जब आप उसको पार्ट्स में देख रहे हो वो अलग होगी, लेकिन जब आप एज अ होल उस सिचुएशन को देख रहे हो तो वो अलग होगी। सो पेरेग्नास का प्रिंसिपल जो है उसको लॉ ऑफ गुड फिगर और लॉ ऑफ सिंप्लिसिटी भी बोलते हैं, कि आप सिर्फ क्या करना चाह रहे हो, चीजों को सिंप्लीफाई करके परसीव करना चाह रहे हो, दैट्स इट। ओके। देन कर्ट कोफका है जी, कर्ट कोफका प्रिंसिपल्स ऑफ जेस्टाल्ट साइकोलॉजी उनका मेजर काम रहा है, एंड इसमें भी यही बात करते हैं कि होल इज अदर देन द सम ऑफ पार्ट्स, यानी अलग है चीजें जब आप पार्ट्स में देख रहे हो और होल एज अ होल देख रहे हो। सो जब हम एजुकेशनल इंप्लीकेशंस की भी बात करेंगे, सो इट्स लाइक एज अ होल आप एक बार समझा दो कि मैं आपको बता रही हूँ कि बिहेवियरिज्म में सिर्फ ये चीज है, उसके बाद मैं पार्ट्स में जाके छोटा छोटा आपको और डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो वो एज अ होल टू पार्ट्स की ये बात करते हैं कि पहले एज अ होल बता दो, फिर आप जो है किन किन पार्ट से मिलके वो चीज बनी है वो समझाओ। ओके। अगर आप जेस्टाल्ट प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन को देखेंगे तो बहुत सारे प्रिंसिपल है, बट कुछ एक कॉमन है वो हम पढ़ लेते हैं। प्रोक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, क्लोजर, कॉन्टिन्यूटी, फिगर या ग्राउंड, सिमेट्री या फिर कॉमन फेट। तो ये वो प्रिंसिपल है जो यूज किए जाते हैं चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है, कोई कॉन्शियस एफर्ट के बिना। प्रोक्सिमिटी की चीजें जो क्लोज नजर आ रही हो तो वो आपको समझ आ जाएगा। कुछ चीजें सिमिलर नजर आ रही हो कि अच्छा शेप में सेम है या कलर सेम है या साइज सेम है, तो आप क्या कर रहे हो, सेम की वजह से सिमिलरिटीज फाइंड कर रहे हो। क्लोजर क्या रहेगा कि आप परसीव कर रहे हो इनकम्प्लीट ऑब्जेक्ट्स को एज कंप्लीट बाय फिलिंग इन द गैप्स। कॉन्टिन्यूटी में क्या रहेगा कि आप एक कॉन्टिन्यूअस लाइन या कॉन्टिन्यूटी में परसीव करते हुए जा रहे हो एक के बाद एक, ठीक है। फिगर या ग्राउंड की बात करोगे तो टू द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स बैकग्राउंड। सो आपको कई बार जो है अब होता है ना कि इसके अंदर कुछ और चीज छुपी हुई है और वो बना कुछ और रखा है, सो वो चीज क्या रहेगी, फिगर या ग्राउंड, कि आप कैसे सिंप्लीफाई करते हो उसको। देन है सिमेट्री, कि आप सिमेट्रिकल चीजों को बेटर तरीके से और एक यूनिफाइड ग्रुप की तरह देखते हो। देन है कॉमन फेट, कि आप एलिमेंट जो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उनको एक ग्रुप की तरह परसीव करते हो। ये बहुत अच्छा डायग्राम मुझे मिला। तो जैसे ये प्रोक्सिमिटी है कि यहाँ पे क्लोजर, कितनी पास हैं चीजें, ठीक है। तो जितनी पास आप ये ज्यादा पास है तो आप इसको एक ग्रुप की तरह देखोगे और इनको आप अलग ग्रुप की तरह देखोगे, ठीक है। सिमिलैरिटी में देखो सेम सेम सी नजर आ रही है क्योंकि हमने ग्रुप की तरह परसीव कर लिया इसको, वरना ये स्क्वायर थे और ये आपका क्या है, सर्कल है। ओके। क्लोजर कि कितनी पास है चीजें, वी कंप्लीट द मिसिंग पार्ट्स, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये डॉटेड फॉर्म है, ट्रायंगल तो ये होता है ना, बट हमने ऑटोमेटिकली इसको जोड़ के मान लिया कि ये ट्रायंगल है। ऐसे ही ये हमने मान लिया कि अच्छा ये सर्कल होगा, ठीक है। सो हम कंप्लीट खुद ही कर देते हैं मिसिंग पार्ट्स को, ठीक है। देन ये सिमेट्री, सिमेट्रिकल और ऑर्डरली चीजें जो है उनको आप एक ग्रुप की तरह परसीव करते हो। देन यानी ये चीज अगर दी है तो इसको मैं सर्कल की तरह और इसको ट्रायंगल की तरह परसीव कर सकती हूँ। कॉमन फेट में सेम डायरेक्शन में जाती हुई चीजें आपको क्या नजर आएंगी, आप एक ग्रुप की तरह उनको परसीव करोगे। देन फिगर और ग्राउंड, जैसे ये ई और एक्स है, इसको अगर आप ओवरऑल देखो तो ये कुछ और भी बन सकता है, ठीक है। सो वो चीज की फोरग्राउंड या बैकग्राउंड आप कैसे लेते हो, क्या चीज देखते हो। तो देखो ये एरो भी बन सकता है, अगर आप सिर्फ व्हाइट वाले को देखो तो ये एरो है, अदरवाइज ये ई एक्स है, ठीक है। सो वो डिपेंड करेगा आप क्या देख रहे हो। देन है कॉन्टिन्यूटी, एलिमेंट्स ऑन ए लाइन और कर्व आर रिलेटेड। सो ये कॉन्टिन्यूटी ये हमने ऑटोमेटिकली रिलेटेड मान ली कि चाहिए ऐसे ऐसे है। ओके। सो ये प्रिंसिपल्स हैं कि हमारा माइंड जो है वो विजुअली कैसे इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करता है, दैट्स इट।
ओके, तो मेन फीचर्स क्या होंगे? होल इज डिफरेंट या होल इज अदर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, कि होल अलग है, पार्ट्स अलग हैं, हम कैसे परसीव करते हैं वो डिपेंड करेगा। ह्यूमन माइंड जो है वो सिंप्लीफाई करके एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जेस्टाल्ट का मतलब ही एज अ होल, टोटल, स्ट्रक्चर, फिगर, यूनिटी, तो एज अ होल हम चीजों को लेके चल रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। देन ये चीजें हैं कुछ एक जिनमें हम बात करते हैं, जैसे सर्वे ऑफ द प्रॉब्लम सिचुएशन। सो केयरफुल सर्वे अगर आप करते हो सारी सिचुएशन का तो आपको चीजें बेटर नजर आएंगी। पास्ट एक्सपीरियंसेस का यूज अगर आप करते हो तो इनसाइटफुल सॉल्यूशन में आपको हेल्प मिलेगी। इंटेलिजेंस ऑफ लर्नर पे भी डिपेंड करेंगी चीजें, सिचुएशन का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करेंगी कि क्या इनसाइटफुल सॉल्यूशन निकलेगी या कुछ और निकलेगा। देन ट्रायल ऑफ अ मोड ऑफ रिस्पॉन्स, कि आप रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हो, कॉन्स्टेंट अटेंशन आप गोल को दे रहे हो नहीं दे रहे हो, तो आपको फोकस करने की जरूरत है। रिपीटेशन ऑफ सक्सेसफुल परफॉर्मेंस, तो ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, यानी एक सक्सेसफुल सॉल्यूशन अगर मिल गया एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड तो आप जो है इनसाइट यूज करके कुछ और बेटर सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। तो रिपीटेशन, कि एक बार अगर सक्सेसफुल सॉल्यूशन मिला तो बार बार मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, सो मेजर कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे, सो ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन क्या है इंसाइटफुल थियोरी ऑफ लर्निंग का, कि एजुकेशन एक पर्पसफुल और गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इट कंसीडर लर्निंग एज अ कॉग्निटिव प्रोसेस रादर देन मैकेनिकल एक्टिविटी। ओके, सो मैकेनिकल की बजाय ये कॉग्निटिव प्रोसेस में मानते हैं और यहीं से फिर एक बेस बनता है कॉग्निटिविज्म के लिए। ओके, तो कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा? मोटिवेट करेगा ये चीजों को, इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी के ऊपर हम फोकस करेंगे। क्लियर लर्निंग गोल्स अगर आपके होंगे तो उधर कंट्रीब्यूशन रहेगा। होल टू पार्ट्स की हम बात करते हैं, इनसाइट पे फोकस करते हैं, परसेप्शन, चीजों को एज अ होल परसीव करने की बात करते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर हम ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इनकी डिटेल जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दी है कि कैसे जो है वो मोटिवेशन, इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी, लर्निंग गोल्स जो है वो क्लियरली एस्टेब्लिश होना, होल टू पार्ट्स की बात करना ताकि आप बेटर समझ पाओ, एम्फेसिस किस पे, इंसाइट पे एम्फेसिस होना, परसेप्शन पे फोकस करना है कि कैसे आप परसीव करते हो तो उससे आप कॉन्क्रीट चीजों को बेटर परसीव करोगे रादर देन एब्स्ट्रैक्ट। एम्फेसिस रहेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करना। ओके, देन इसी को बेस बनाते हुए कोग्निटिविज्म जो है वो हमारे सामने आता है, ठीक है। तो कोग्निटिविज्म आपको पता होना चाहिए। यूजुअली आप देखोगे कोग्निटिविज्म में तो हम इनसाइड द लर्नर्स हेड की बात करते हैं, जैसे बिहेवियरिज्म में हमने ऊपरी तौर पे बिहेवियर पे बात की थी, हमने सिर्फ ये बात की थी कि डॉग का बिहेवियर क्या है या सलाइवा निकल के आ रहा है। अब डॉग क्या सोच रहा है, उसके ब्रेन में क्या चल रहा है, वो चीज हम कोग्निटिविज्म में बात करेंगे। ओके, तो ये भी नया स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, इसमें इस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में आप क्या चीज देखोगे? मेजर एम्फेसिस रहेगा कोग्निटिव स्ट्रक्चर और कोग्निटिव प्रोसेसेस पे, यानी सोचने पे, मेमोरी पे, जानने पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, ठीक है, इन वंस लर्निंग और बिहेविंग इन वन और अदर वे। तो वो हम ये देखेंगे कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो आपका दोस्त आपसे नाराज है, एक तो आप उसका बिहेवियर देख के खुद भी नाराज हो जाओ, दैट इज बिहेवियरिज्म। दूसरा, आप बिहेवियर छोड़ो, आप उसके दिमाग में जानने की कोशिश कर रहे हो कि क्या हुआ है ऐसा, यूजुअली ऐसा बिहेव नहीं करता, अब क्यों कर रहा है ऐसा बिहेव, सो दैट इज कोग्निटिविज्म। ओके, तो रूट्स जो है कोग्निटिविज्म की वो आपको थोड़ा सा मैक्स वर्दीमेयर आएगा ये, तो मैक्स वर्दीमेयर जेस्टाल्ट साइकोलॉजी में इनकी नजर आ जाएंगी थोड़ी सी। जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट जो वो इंटेंसली अपोज करते हैं बिहेवियरिज्म को, कि ऐसा नहीं है, आप एक मशीन लाइक ऑपरेशंस जो है वो नहीं कर सकते, तो ये अपोज करते हैं इन चीजों का जो बिहेवियरिज्म में हुई थी, ठीक है। सो ये एडवोकेट करते हैं ओवरऑल मेंटल फंक्शनिंग एंड इंसाइट इन द प्लेस ऑफ मॉलिक्यूल एंड मैकेनिस्टिक अप्रोच। तो जो आप ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना चाह रहे हो या एक्सप्लेन करते हो ह्यूमन लर्निंग को, तो उसमें ये बात करते हैं इंसाइट की और मेंटल फंक्शनिंग की। तो मेंटल फंक्शनिंग की जब हम बात करते हैं तो उस स्कूल को हम कोग्निटिविज्म बोल देते हैं। थियरी वही है, थियरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग, जो आपको पता होनी चाहिए। उससे पहले हम कोग्निटिविज्म के कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, बिहेवियरिज्म से एग्जैक्ट ऑपोजिट आपको नजर आएंगे। कोग्निटिविज्म एक प्रोग्राम्ड एनिमल की तरह ट्रीट नहीं करता है लोगों को, बिहेवियरिज्म करता है। बिहेवियरिज्म सिर्फ ये देख रहा था कि आप शेप करो एनवायरमेंट को और शेप करो बिहेवियर को, ठीक है, दो चीजें हो जाएंगी। सो वो एनिमल पे एक्सपेरिमेंट हुए, उन्हीं को हम ह्यूमन पे करने की कोशिश कर रहे हैं कि चीजें वर्कआउट करेंगी। सो ह्यूमन बीइंग जो है वो एक प्रोग्राम्ड एनिमल नहीं है, ये बात याद रखनी है। ये ऑब्जर्वेशंस में इंटरेस्टेड हैं कोग्निटिविज्म भी, बट वो लर्नर के हेड में भी जाना चाह रहा है,
ठीक है, तो वो चीज रहेगी। ये बिहेवियरिज्म के लिमिटेशंस को चैलेंज करते हैं। स्टडी ऑफ लर्निंग जो है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। लर्निंग थियरीज जो आप डेवलप कर रहे हो वो रिजल्ट ऑफ एम्पेरिकल रिसर्च होना चाहिए, रादर देन सिंपली बिहेवियर पे आपने कोई चीज डिसाइड कर दी। ओके, देन है मेन थीम क्या रहेगी। कई बार इसको व्हाइट बॉक्स थियरी भी बोल देते हैं, ठीक है, विच पोस्टुलेट्स दैट इंटरनल प्रोसेसेस आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी। ये किससे अगेंस्ट है? बिहेवियरिज्म से। बिहेवियरिज्म को ब्लैक बॉक्स थियरी भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ब्लैक बॉक्स थियरी का मतलब क्या हो गया? इट इज इम्प्लाइड दैट बिहेवियरिस्ट आर कंसर्न विद द आउटपुट एंड रिस्पॉन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म किसी भी सर्टेन सिचुएशन में, सो टू सम डिग्री विद इट्स इनपुट और स्टिमुलस, बट ये कंसीडर नहीं करते हैं कि क्या चीज चल रही है, क्या चीज है जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को कनेक्ट कर रही है, ठीक है। सो वो हमने बिल्कुल ब्लैक बॉक्स में बंद कर दी है चीजें, अनएक्सप्लोर्ड एलिमेंट है वो सारा का सारा। वो चीज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कोग्निटिविज्म में कि क्या चीज है कि ये स्टिमुलस से यही रिस्पॉन्स निकल के आया, क्यों। सो वो चीज व्हाइट बॉक्स थियरी में आ गई और जिसको हम कोग्निटिव रिवॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। देन कोग्निटिव साइकोलॉजी जो है वो मैन की थिंकिंग, मेमोरी, लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो दिमाग में जो जो चीजें, कोग्निटिव प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं, मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं, ठीक है। कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो है वो टोटली अपोज करते हैं जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स अप्रोच है बिहेवियरिस्ट का, उसके लिए कि ऐसा नहीं होता है। ऑब्वियसली आप एनवायरमेंट को बेटर करने की कोशिश करोगे, लेकिन आप सिर्फ शेप करना चाह रहे हो और आप जो है मेंटल लेवल पे नहीं सोच रहे हो, उसको ये मनाने करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोग्निटिव साइकोलॉजी जो है वो सिस्टम्स व्यू पॉइंट को एक्सप्लेन प्रेजेंट करती है टू एक्सप्लेन द बिहेवियरल मैकेनिज्म। तो इट्स लाइक रीजनिंग दे रहे हो आप कि वो चीज क्यों हो रही है, ठीक है। सेंट्रल इश्यूज दैट इंटरेस्ट कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट इंक्लूड द इंटरनल मैकेनिज्म, कि क्या चीजें हो रही हैं वो अट्रैक्ट करती हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक नजर आएगी। ओवरऑल मैं समझ सकती हूँ कि आपको इतना समझ आ गया होगा कि बिहेवियरिज्म में क्या चीज होती है, जेस्टाल्ट में क्या चीज हो रही है और कोग्निटिविज्म में क्या चीज हो रही है, ठीक है। सो थियोरेटिकल एजम्पशंस अगर आप लेके चलोगे कोग्निटिव साइकोलॉजी में, वो उसकी वजह से फिर आप इंस्ट्रक्शनल सिस्टम पे फोकस करते हो, किस तरीके से चीजें डिजाइन करनी है, क्योंकि आपने जब एक बार मेंटल प्रोसेस को समझ लिया उसके बाद आपकी वो कैसे याद रखेंगे, अच्छा ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा रहे हैं, ये मेंटल प्रोसेस इस तरीके से वर्कआउट कर रहा है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ नजर आएंगी। ओके, ओवरऑल देखेंगे तो लर्नर का रोल जो है वो यहाँ थोड़ा सा अच्छा रहेगा कंपैरेटिवली। टीचर का रोल जो है वो क्या है? स्टूडेंट्स को गाइड करना, प्रॉब्लम सोल्व बच्चे खुद ही करेंगे। तो लर्नर का रोल एक्टिवली इन्वॉल्व है जो बिहेवियरिज्म में नहीं इन्वॉल्व थे। नेचर कॉर्डियल रहेगा यहाँ पे, टीचर डोमिनेटेड नहीं है, ठीक है, दोनों का बराबर बराबर हिस्सा यहाँ रहेगा। टीचिंग मेथड की चॉइस, कोग्निटिव टीचिंग मेथड जो है वो स्टूडेंट्स को के अंदर एसिमुलेट करना चाह रहे हैं नई इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग, ठीक है। देन क्लासरूम की आप बात करोगे तो ऑब्वियसली क्लासरूम एनवायरनमेंट तो अच्छा होना ही चाहिए, एनवायरनमेंट को तो ये भी मना नहीं कर रहे हैं। देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन एंड पावर यहाँ पे रहेगी। सो ओवरऑल कोग्निटिविज्म की आप बात करोगे तो वो मेंटल प्रोसेसेस पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है जी। कोग्निटिव थियरीज आप देखोगे तो वही जेस्टाल्ट और कोग्निटिव वाली बिलोंग करती हुई नजर आएंगी, जेस्टाल्ट साइकोलॉजी वाली। यूजुअली हम ये थियरीज देखते हैं इसके अंदर, बट हमारे सिलेबस में जेस्टाल्ट थियरी है तो इनसाइटफुल लर्निंग थियरी एक बार कर लेते हैं। तो जेस्टाल्ट में ये तो हमने पढ़ लिया कि मैक्स वर्दीमियर, वोल्फगैंग कोहलर, कर्ट कोफका, कर्ट लेविन एज अ होल की आप बात करते हो, ठीक है। आइडिया क्या है इसके पीछे कि लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड कॉम्प्रीहेंडिंग स्टिमुलस इन रिलेशन टू अनदर, नॉट जस्ट इंडिविजुअली। सो एज अ होल की बात आ गई यहाँ आगे, ठीक है। सो वही जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट डिसमिस करते हैं, जो ट्रायल एंड एरर वाली चीज है उसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं, ये माइंड के पर्सपेक्टिव पे फोकस करते हैं, ओके। अगर हम बात करें वोल्फगैंग कोहलर की तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट वोल्फगैंग कोहलर की बुक है मेंटालिटी ऑफ एप्स, तो ये बात आपको याद रखनी है। जेस्टाल्ट थियरी ऑफ लर्निंग इसको हम बोलते हैं। कैनरी आइलैंड पे इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए थे। फेमस एक्सपेरिमेंट नो चिंपैंजीज पे किए थे, कुछ बॉक्सेस, बॉल्स, स्टिक्स, इन चीजों को लेके। तो एकदम से जब चिंपैंजी जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट में उसको सोल्यूशन मिल जाता है तो वो एकदम से हाईएस्ट टाइप ऑफ लर्निंग को कोहलर इनसाइट बोलते हैं, कि उसका एकदम से बोलते हैं दिमाग चमक गया। सो एकदम से दिमाग चमका इज लाइक इनसाइट हो गई आपको। सो इनसाइट है क्या? एक सडन अंडरस्टैंडिंग है कि एकदम से वो चीज समझ आई कि अरे ये तो ऐसा होना था। सो वो चीज समझ आना इज इनसाइट,
ओके तो एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, सुल्तान नाम का चिंपैंजी है, केज में बनाना, सबको पता होगा ये एक्सपेरिमेंट, बनाना लटक रहे हैं रूफ के ऊपर, उन्होंने बॉक्सेस रख दिए, तो चिंपैंजी ने बॉक्स पे चढ़ा और उसने वो चीज अचीव कर ली, ठीक है। तो वो चीज, वो बॉक्स वाला आइडिया उसको एकदम से आया। देन वो थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाने के लिए हमने 2-3 बॉक्सेस रख दिए, तो अब बॉक्स पे बॉक्स रख के ये चिंपैंजी चढ़ गया और इसने केले ले लिए, ठीक है। देन एक ये था, यहाँ पे 2 स्टिक रख दी, जब इन दोनों को आप जोड़ोगे उसके बाद वो स्टिक जो है वो केलों तक पहुंचेगी, अलग अलग नहीं पहुंचेगी। सो वही है, एनिमल ने दोनों स्टिक जोड़ी और वो बनाना तक पहुंच गया। सो ये चीज क्या है, ये इंसाइट है। उसने इधर उधर हाथ पैर मारे, बहुत कोशिश की, फिर सडनली उसको इंसाइट हुई कि ये भी तो हो सकता है, ठीक है। और बहुत सारे उस पर एक्सपेरिमेंट हुए, बट सुल्तान काफी फेमस है, तो सुल्तान का ही नाम याद रख लो कि अच्छा चिंपैंजी का नाम क्या था, ये एक बार पूछा गया है। तो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या चीजें होनी चाहिए, यानी ब्लाइंड ट्रायल एंड एरर काम नहीं करेगा, आप उस प्रॉब्लम को इंटेलिजेंटली सोल्व कर रहे हो, और वो जो इंटेलिजेंस है उसको ये इंसाइट बोल रहे हैं। ओके तो इनसाइटफुल लर्निंग थियरी से हमें क्या समझ आ रहा है, ऑल ऑफ अ सडन चीज हमें समझ आ रही है, एनहेंस कर रहे हैं ये इंडिविजुअल की एबिलिटी को कि आप कैसे चीजों को परसीव करते हो। इनसाइट जो है वो बिहेवियर पे रिलाई नहीं कर रही है या ऑब्जर्वेशन पे, ये एक सडन रियलाइजेशन को बोलते हैं, यानी इंट्यूशन को इनसाइट बोल रही हैं। ओके सो ओवरऑल आपको इसमें चीजें क्या याद रखनी है, इनसाइट अकर सडन, एकदम से होती है, एकदम से हम बोलते हैं कि अच्छा रे मिल गया आंसर, तो दैट इज आई हैव फाउंड इट, तो ये फीलिंग ऑफ यूरेका है, ठीक है, कि आहा, इसको आहा मोमेंट भी बोलते हैं, कि क्योंकि एक बार आपको जब सोल्यूशन मिल गया तो मजे आ जाएंगे ना, तो वो मजे वाला मोमेंट है ये आहा मोमेंट, ठीक है। इनसाइट जो है वो परसेप्शन को यहाँ पे अल्टर करेगा, पास्ट एक्सपीरियंसेस इनसाइटफुल लर्निंग में बहुत मैटर करते हैं, एज, इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें भी मैटर करेंगी, बिकॉज सेम चीज एक छोटे बच्चे के सामने आप एक्सपेरिमेंट रख रहे हो और एक आप अडल्ट के सामने एक्सपेरिमेंट रख रहे हो, ऑब्वियसली मैटर करेंगी ना चीजें, एज क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या है, राइट। सो अंडरस्टैंडिंग और मेच्योरिटी जो है वो अफेक्ट करेंगी आपकी इनसाइट को। इनसाइटफुल लर्निंग को रिलेट किया जाता है एसोसिएटिव लर्निंग से, बिकॉज जो आप अपने पास्ट में चीजें सीखी हैं, आप उन सारी चीजों को एसोसिएट करके फिर एक सडन सॉल्यूशन आपके सामने निकल के आता है, ठीक है। इनसाइट जो वो रिलेटिव टू द इंटेलेक्चुअल डिग्री एंड द बेटर काइंड ऑफ एनिमल्स सच एज ह्यूमन बीइंग्स, वो एक्स्ट्रा इनसाइट उनके अंदर होती है, क्योंकि ऑलरेडी हमने लोअर स्पीशीज ली हैं, तो एप्स से तो बेटर ही परफॉर्म करेंगे ना, तो बेटर इनसाइट हमारे अंदर होगी। तो वो क्लोज, मतलब इनसाइटफुल लर्निंग जो है वो क्लोजली किससे रिलेटेड, क्लोजली अप टू द ऑर्गेनिज्म कैपेसिटी टू लर्न, कितना सीखने की कैपेबिलिटी उसमें है। ओके अब एजुकेशनल इंप्लीकेशन, ये सारी चीजें हम एजुकेशन में कैसे इंप्लाई करेंगे। सो होल को हम मान के चलते हैं, होल इज ग्रेटर देन पार्ट्स, होल इज अदर देन पार्ट, होल इज डिफरेंट देन पार्ट, ये बात आपको मान के चलनी है। सिचुएशन को एज अ होल देखा जाना चाहिए। लर्नर को एक होता है ना रेलेवेंट रिलेशनशिप्स और इंटेलिजेंट चीजें, इंटेलिजेंटली एक्ट करके चीजों को देखने की कोशिश करनी चाहिए, रादर देन ब्लाइंड ट्रायल एंड एरर आप कर रहे हो। सो अगर आप इंटेलिजेंटली देखोगे, रेलेवेंट रिलेशनशिप देख के करोगे, सो जो ट्रायल एंड एरर है, ब्लाइंड चीजें, वो टाइम वेस्ट नहीं होगा, मिनिमाइज हो जाएंगी चीजें। ओके पर्पस या मोटिव जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा, बहुत सेंट्रल रोल, कि चिंपैंजी को भूख लगी है तो उसको चाहिए ना अब केले, अगर भूख ही नहीं लगी है तो वो छोड़ देगा, बैठा रहेगा एक जगह पे, राइट। सब्जेक्ट मैटर जो है वो जेस्टाल्ट फॉर्म में प्रेजेंट किया जाना चाहिए। जैसे अगर आपको फ्लावर के बारे में पढ़ाना है तो एक कंप्लीट फ्लावर दिखाओ, चीजें दिखाओ, फिर एक एक करके उसके पार्ट्स बताओ। ओके सो एज अ होल बताओ सारी की सारी चीजें। सो ग्रेटर कंट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे नजर आएगा, एक इंटेलिजेंट टास्क रिक्वायर मेंटल एबिलिटीज इंस्टेड ऑफ ब्लाइंड फंबलिंग, तो ब्लाइंड चीजों की फंबल मारने की जरूरत नहीं है, ट्रायल एंड एरर की जरूरत नहीं है, इंटेलिजेंटली वो, जैसे मैं बोलती हूँ ना कि एग्जाम में जब आपने ऑप्शन टिक करने हैं, सो ऐसे रैंडम गैस मत मारो, उसमें कैलकुलेटेड गैस लाओ, एलिमिनेशन मेथड लेके आओ, सो वो चीज आपकी यहाँ पे फिट बैठती है। ओके देन है जी साइको एनालिसिस, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। साइको एनालिसिस जहां पे भी आ जाए, सिगमंड फ्रॉइड से उसको रिलेट कर दो, सिगमंड फ्रॉइड ही साइको एनालिटिक, साइको एनालिसिस, ये वर्ड्स जहां भी नजर आए, सिगमंड फ्रॉइड ही आपके जो है वो गुरु रहेंगे, गोल्ड रहेंगे यहाँ पे, तो ठीक है। उन्होंने अनकॉन्शियस इद, ईगो, सुपर ईगो, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को पॉपुलराइज किया। इन्होंने ही ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की बात की, इन्होंने डेवलपमेंट के फेजेस की बात की, ठीक है। तो एक्चुअल में ये काफी वो भी हुए थे,
ट्रोल तो आज की वर्ड में ट्रोल वर्ड आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज काफी क्रिटिसाइज इनको किया गया था जिस तरीके से ये सोचते थे। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड भी ये मानते हैं कि जिस तरीके से आपका बचपन या लाइफ रही हो वही आपकी फिलोसफी को जो है वो अफेक्ट करता है। तो जिस तरीके की लाइफ इनकी रही थी तो इन्होंने बहुत ग्लोरीफाई कर दिया सेक्स इम्पल्स को, और वो मेंटल सिकनेस का कारण, रूट कॉज जो है वो सेक्स को ही मानने लग गए। सो उस वजह से, क्योंकि सेक्स वर्ड ही एक टैबू की तरह लेके आज भी चला जाता है, कंपैरेटिवली बेटर हुई है चीजें बट आज भी हम टैबू की तरह यूज करते हैं इस वर्ड को। इनफैक्ट मैंने एक रील भी देखी थी, एक साइकोलॉजिस्ट, मतलब इट्स लाइक बच्चे ने पूछ लिया कि मम्मा सेक्स क्या होता है, छोटे से बच्चे ने पूछा, अब मम्मा के दिमाग में कुछ और गया और बच्चे ने जनरली अपनी डायरी देख के पूछा था, स्कूल की डायरी में लिखा हुआ था कि सेक्स, तो वही आगे मेल या फीमेल आपने मेंशन करना था। तो वही चीज है कि आप एक टैबू की तरह इसको लेके चल रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है किसी ने इसके ऊपर अगर पब्लिकली बात कर दी तो कंट्रोवर्सी तो होनी थी। सो वो चीज है, इसलिए ये काफी फेमस भी हुई। सो इस स्कूल की आप बात करोगे तो की एलिमेंट्स क्या है, ये बोलते हैं कि अनकॉन्शियस ड्राइव्स होती हैं दिमाग में, वो इंपैक्ट करेंगी पर्सन के बिहेवियर को। ओके, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जो है वो यूजुअली रिजल्ट देखने को मिलता है किसका, अपसेटिंग इंफॉर्मेशन जो कॉन्शियसली जो है वो छुपाई जा रही है आपसे। ओके, दैट अर्ली चाइल्डहुड इवेंट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ पर्सनालिटी। तो बचपन में जो चीजें होती हैं आपसे छुपाई जा रही हैं, ऑकवर्ड बिहेव हो रहा है, तो वो चीजें क्या हो रही हैं, फील होती हैं। ठीक है, अब जो होता है ना कि आप जब बच्चे के अराउंड ये सारी चीजें देखोगे, क्योंकि हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो छोटे बच्चे के अराउंड आप ये चीजें देखो, कई बार बोलते हैं ना आप अगर रील्स में या जो पीडियाट्रिशियंस होते हैं उनकी चीजें भी अगर आप देखते हो, सो वो ऑकवर्ड मोमेंट नहीं बनाना है आपने बच्चे के लिए किसी भी सिचुएशन में, बिकॉज वो बच्चे को वो चीजें याद रहेंगी एंड आपको इंटीमेसी भी दिखानी है, दैट बोथ द पेरेंट्स लव ईच अदर, बट वो फिजिकल इंटीमेसी किस लेवल तक आपको दिखानी है वो आपको जो है थोड़ा सा लाइन उसके ऊपर ड्रॉ करनी होगी। सो वही चीज है कि काफी जो बचपन में जो इवेंट्स हुए हैं ना, सो बचपन में ऐसे ऑकवर्ड इवेंट्स ना हो, ताकि बच्चा आपसे शेयर करे चीजें, आपसे पूछे। ठीक है, सो वो सारी चीजें ध्यान रखना है, पेरेंट्स का काम हो जाता है। तो अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो हैं वो बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में, ऐसा इनका मानना है। तो पर्सनालिटी में 3 चीजें मानते हैं, ईद, ईगो, सुपर ईगो, और ये अपनी जो ये होता है ना अनकॉन्शियसली अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आप क्या करते हो, डिफेंस मैकेनिज्म्स अपनाते हो, जो हम बात करेंगे। ठीक है, सो अनकॉन्शियस माइंड को जो है क्या कर, अनकॉन्शियसली होते हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखनी जब हम डिफेंस मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, देन है जी कंट्रीब्यूशन ऑफ साइको एनालिसिस, स्कूल्स कंट्रीब्यूशन आप देखोगे, सो इसने बहुत सारे मूवमेंट्स, प्रैक्टिसेस जो है वो लेके आए, जो हम आज पढ़ते हैं चीजें कि पनिशमेंट, रिवॉर्ड, ये सारी चीजें कैसे मैटर करती हैं। सो एजुकेशन इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज अ रेस्ट्रेंट टू बी अचीव्ड बाय एक्सटर्नल रेगुलेटरी मीन। सो वो चीज इन्होंने बताई कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि पनिशमेंट और रिवॉर्ड की वजह से बस बच्चा पढ़ रहा है। एजुकेशन का मतलब है ओवरऑल होल पर्सनालिटी को डेवलप करना, सिर्फ एकेडमिक लेवल पे नहीं, इमोशनल लेवल पे, सोशली डिजायरेबल पर्पस के लिए आप बच्चे को होलिस्टिकली डेवलप कर रहे हो उसकी पर्सनालिटी को। तो मेजरली इन्होंने जो साइकोलॉजिकल इंसेंटिव्स हैं, एज लव, यूज ऑफ इंस्टिंक्ट, परमिसिवनेस, लेनेंसी, सो वो बच्चे की इंटरेस्ट, बच्चे का विल, उसके ऊपर फोकस किया। ठीक है, सो वो अल्टीमेटली सिर्फ वो सेक्स वर्ड की वजह से थोड़ा डाइवर्ट हो गई चीजें यहाँ पे, अदरवाइज चीजें इन्होंने सही ही बोली थी कहीं ना कहीं। ठीक है, सो वो बच्चे की रेजिस्टेंट टू लर्निंग जो है वो समझाती हैं कि कैसे अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस, अनसिंपैथेटिक चीजें, क्रिटिकल टीचर्स एंड पेरेंट्स, लैक ऑफ प्रिपरेशन, कैसे इमोशनल ब्लॉकेज, उन वजह से एंजाइटी, एग्रेशन, फोबियाज, वो सारी चीजें क्रिएट होती हैं। ओके, तो वो साइको एनालिसिस में इन्होंने प्रॉपर एनवायरमेंट देने की बात कही है। स्कूल में, घर पे एक प्रॉपर एनवायरमेंट होना चाहिए, रिप्रेशन के चांसेस कम हो जाएंगे, यानी कि रिड्यूस करेंगी वो चीजें, चेंज करेगा रिप्रेशन, और सब्लिमेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो अलग अलग तरीके की डिफेंस मैकेनिज्म की बात हम यहाँ पे करेंगे। तो काफी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है ये, इंपॉर्टेंस देते हैं बच्चे की इंडिविजुअलिटी को अर्ली एज में भी। ठीक है, जैसे कई बार होता है ना कि आप छोटे बच्चे का डायपर कहीं भी बदल देते हो, या मान लो बच्चा छोटा है तो आप दुकान पे जाके ऐसे ही सबके सामने ही उसके कपड़े चेंज करके देख लेते हो। सो वो छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, सो वो चीज नहीं होनी चाहिए, आपको उसकी इंडिविजुअलिटी को मैटर करना है, उसकी इंडिविजुअलिटी को तवज्जो देनी है कि वो बच्चे भले ही छोटा है बट इंडिविजुअल तो है,
ठीक है, अगर आप उसके कपड़े चेंज कर रहे हो तो उसको भी ट्रायल रूम में लेके जाइए, ठीक है, आप उससे रिलेटेड बात कर रहे हो तो उस मतलब ओवरऑल पॉइंट ये है कि वो डिग्निटी मैटर करती है, ठीक है। सो वो चीज इन्होंने यहाँ पे बात की थी। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो अंडरस्टैंडिंग द साइको एनालिसिस हैज इम्पार्टेड ऑफ माल एडजस्टमेंट्स इन चिल्ड्रंस बिहेवियर एंड डेलिक्वेंसी इन एडोलेसेंस। तो अगर बचपन में वो चीजें ठीक नहीं हुई सो फर्दर एडोलेसेंस में माल एडजस्टमेंट डेलिक्वेंसीज देखने को मिल सकती हैं। अब कई बार जो है आपके पेरेंट्स से या चीजों से आपको ये सुनने को मिलेगा कि हमारे टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं होता था, ना एंजाइटी होती थी, ना ये चीजें, ये वर्ड्स ही नहीं पता थे। एग्जैक्टली वो वर्ड्स नहीं पता थे, चीजें तब भी होती थी, बस वो थोड़ा सा पर्दे के नीचे रह जाती थी, आजकल थोड़ी सी उभर के आ जाती है चीजें, ठीक है। सो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर आप डिफेक्टिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप देखेंगे फैमिली में, तो फैमिली में अगर चीजें गड़बड़ चल रही हैं, एनवायरमेंट में, नेबरहुड में, सो एक इनएडिक्वेट स्कूल प्रोग्राम है, लैक ऑफ प्रॉपर रिक्रिएशनल फैसिलिटीज हैं, सो वो चीजें इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करेंगी। सो वो सारी चीजें हमें बेटर करनी है, बेहतर सोसाइटी बनानी है। ओके, ओवरऑल एक प्रोग्रेसिव न्यू एजुकेशन की जो हम बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं साइको एनालिसिस से इन्फ्लुएंस्ड आपको नजर आएगी। ये इनकी साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट की थियरी है, जिसमें ये 5 स्टेजेस बताते हैं, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनाइटल। ये आप सबने पढ़ रखी होगी, आई डोंट थिंक इसको बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बिकॉज डेवलपमेंट हम बीएड से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एंड मैं मान रही हूँ बीएड तो सबने सीरियसली की ही होगी। ओके, सो मेन फोकस ओरल में जो है वो इन्फेंट सारी चीजें बच्चा मुंह में लेता है ना, मुंह में उसको देखता है कैसे, क्या टेक्सचर है, क्या चीजें, तो हाथ हैंड टू माउथ कोऑर्डिनेशन आपको नजर आएगा। सो वो ओरल लेवल से शुरू होते हैं, तो 1-1.5 साल तक के सारे बच्चे आपको हर चीज को मुंह में लेते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो ओरल स्टिमुलेशन बहुत क्रूशियल है यहाँ पे। अगर नीड्स मेट नहीं हुई या फिक्स नहीं हुई सो वो आदतें बन जाती हैं फिर, ठीक है, कभी थंब सकिंग की, नेल बाइटिंग की, ओवर ईटिंग की, तो वो आदतें बाद में बहुत मुश्किल हो जाती हैं छुड़वानी। देन दूसरी स्टेज इन्होंने एनल स्टेज बोली, जहां पे आप हेल्दी टॉयलेट ट्रेनिंग देते हो। तो देखो यहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि 1.5 से 3 साल के बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग हैबिट्स जो है वो अचीव करवाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे आप कंट्रोल करना आपको आ जाता है, आपको समझ आने लग जाता है कि अच्छा आप कंट्रोल कर सकते हो अगर सुसु या पोटी आई है तो, ठीक है। सो वो 1.5 से 3, कई बार बोल देते हैं ना बच्चे को शुरू से ही कि आप जो है उसको सू 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 कराओगे, या तो वो जो आप करके क्रिएट कर रहे हो बचपन से या 1.5 साल से पहले से, वो पोटी ट्रेनिंग नहीं होगी, टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं होगी, दैट विल बी कंडीशनिंग, कि वो आवाज यानी आपने एसोसिएट कर दी कि जैसे, क्योंकि एक डॉक्टर ने बहुत अच्छी चीज बोली थी कि आप कैसे 70 बार अगर बच्चे को आप जो है करा रहे हो हर थोड़ी देर में, तो जितनी बार उसका आया होगा सुसु तब तो आएगा ही ना, क्योंकि इनवॉलेंट्री प्रोसेस है उस टाइम तक तो ये, राइट। सो वो कंडीशनिंग आप करा रहे हो कि जैसे ही की साउंड आएगी वो उसका सुसु निकल जाएगा, ठीक है। सो वो कंडीशनिंग है, दैट इज नॉट ट्रेनिंग, ये बात आपको समझनी होगी। सो टॉयलेट ट्रेनिंग, हेल्दी टॉयलेट ट्रेनिंग की आप बात करो तो वो 1-1.5 साल के बाद जो है वो शुरू होती है, ठीक है। देन है जी, इसमें भी अगर चीजें फिक्स नहीं हुई तो कई बार आपको ओवर नीट, प्रिसाइज, ऑर्डरली लोग नजर आएंगे, जिसको हम एनल रिटेंशन बोलते हैं। एक एनल एक्सप्लोसिव हो जाएगा, डिसऑर्गेनाइज्ड, मेसी, डिस्ट्रक्टिव लोग बन जाएंगे, ठीक है। देन है फैलिक स्टेज, जहां पे हेल्दी सब्सटीट्यूट आप देखते हो सेक्सुअल अट्रैक्शन का। सो कभी 3 से 6 साल के बच्चे को आप जो है ऑब्जर्व करके देखिए, गर्ल्स का अपने फादर की तरफ अट्रैक्शन होगा, जिसको हम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और बॉयज का अपनी मदर की तरफ, दैट इज ओडिपस कॉम्प्लेक्स। तो ये चीज मैंने बच्चों में ऑब्जर्व करके देखी, आप भी कीजिएगा, मतलब आपको समझ आएंगी चीजें, दिखेगा आपको, ये सारी चीजें समझ आएंगी कि हाँ ये वाली स्टेज पे ये काम हो रहा है। ओके, देन है लेटेंसी की स्टेज, क्योंकि यहाँ पे सोशल स्किल्स डेवलप हो रही हैं, बच्चा बाहर भी जाना शुरू करेगा, 6 साल का होगा, स्कूल भी जाएगा, तो वो सेक्सुअल एक्टिविटी वाला जो फेज है वो रिप्रेस हो जाएगा। अब यहाँ पे सोशल लेवल पे आप इंटरेक्ट करना शुरू करोगे। देन है जेनाइटल स्टेज, तो चारों को इंटीग्रेट कर दो, यहाँ पे अब हेल्दी सेक्सुअल फीलिंग, बिहेवियर, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगी 12 साल के बाद, जहां पे प्यूबर्टी आपको हिट कर रही होती है, आपको सारी चीजें जाननी होती हैं, बॉडी में भी चेंजेस आ रहे होते हैं, तो वो स्टेज आ जाएगी, ठीक है। देन स्ट्रक्चरल और साइको एनालिटिकल थियरी ऑफ पर्सनालिटी, इद, ईगो, सुपर ईगो की हम बात करते हैं। इद प्लेजर प्रिंसिपल, लिबिडो यानी सेक्स ड्राइव जो है वो बच्चों में, बच्चों से ही, मतलब इन्फेंट से ही प्रेजेंट होती है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आपको यहाँ नजर आएगा, बेसिक फिजिकल नीड और अर्ज। देन प्राइमरी पार्ट जो है पर्सनैलिटी का वो इद रहता है, ये बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट होता है और टोटली अनकॉन्शियस होता है।
दो बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स हम पढ़ते हैं, इरोज और थैनेटोज, लाइफ और डेथ एक्सटिंक्ट हम इसको बोलते हैं। ये स्टेज बिल्कुल एमोरल होगी कि बच्चे को आइसक्रीम चाहिए तो वो यहाँ पे छीन के भी खा सकता है, उसको अच्छा लगना चाहिए। सो प्लेजर प्रिंसिपल है ये। देन है एक बहुत हाई लेवल का होता है तीसरा, सुपर ईगो, जिसमें आप मोरालिटी, आइडियलिस्टिक चीजों की बात करोगे, ठीक है, जो कि 5 साल के अराउंड एमर्ज होना शुरू होता है और कंप्लीटली कॉन्शियस होता है। इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने का काम करता है कौन? ईगो, जिसको हम रियलिटी प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। पार्टली कॉन्शियस या प्री कॉन्शियस इसको बोल देते हैं। तीन, जैसे ये बचपन से प्रेजेंट होता है इद, ये फर्स्ट 3 इयर्स में डेवलप होना शुरू होएगा और उसके बाद तीसरा जो है वो 5 साल के बाद जब डेवलप होएगा तो दैट इज सुपर ईगो। सो इसको पेन प्रिंसिपल, आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल, मोरालिटी प्रिंसिपल। तो प्लेजर और पेन में जो बैलेंस है वो ईगो काम करेगा। ईगो में ही हम डिफेंस मैकेनिज्म्स की बात करते हैं, ये अनकॉन्शियसली यूज किए जाते हैं, बात आपको याद रखनी है, टू प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम एंजाइटी एंड ऑल। तो वो चीज आपको पता हो, ठीक है। सो ये अनकॉन्शियसली यूज हो रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता कि आप उस स्टेज में हो। डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, आप किसी इंपल्स को रीडायरेक्ट कर दोगे, बॉस ने आपको डांटा, आपने बच्चे को डांट दिया, तो ये डिफेंस मैकेनिज्म हो गया डिस्प्लेसमेंट। कंपनसेशन हो गया कि आप एक फील्ड में अच्छा नहीं कर पाए तो दूसरे फील्ड में ओवर अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हो। देन रैशनलाइजेशन, रीजंस देने की कोशिश करते हो, कोई चीज नहीं हुई तो, जैसे अंगूर खट्टे हैं, ठीक है, तो क्योंकि अंगूर आपको मिले नहीं है तो आपने खट्टे बोल के अपने आप को रैशनलाइज कर दिया, एक रीजन दिया, ठीक है। सब्लिमेशन सिमिलर सा नजर आएगा डिस्प्लेसमेंट के, जो हमने ऊपर बात की कि डिस्प्लेस कर दिया, बट यहाँ पे जैसे बॉस ने आपको डांटा तो अब जो डांटने वाली जो गुस्सा या एनर्जी है वो आपने पॉजिटिवली, मान लो जिम में निकाल दी, ठीक है। सो वो चीज एक पॉजिटिव स्ट्रेटेजी आप कंसीडर कर सकते हो इसको, सब्लिमेशन को, क्योंकि वहां पे डिस्प्लेसमेंट था। डिस्प्लेसमेंट से सब्लिमेशन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिविटी में ही फर्क है कि डिस्प्लेसमेंट में आप क्या कर रहे हो, एक डिस्प्लेसमेंट में इज लाइक एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गई हैं चीजें, बट सब्लिमेशन में वो शिफ्ट जो है वो आपने सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर में वो शिफ्ट किया है। ओके, देन है रिप्रेशन, अनकॉन्शियस ब्लॉकिंग, जहां पे आप मिनिमाइज करने की ट्राई कर रहे हो गिल्ट को, एंजाइटी को, तो आप फॉरगेट करने की कोशिश करते हो जो अनप्लेजेंट इमोशंस हैं उनको। ओके, देन डिनायल, जब आप मानते ही नहीं हो, किसी चीज को मानना नहीं चाह रहे हो। सो कई बार किसी की डेथ हो जाती है तो इंसान डिनायल में होता है ना कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सो या ऐसा नहीं हुआ है, तो आप रिफ्यूज करते हो उस चीज को, सो वो डिनायल वाला मोड होता है, ठीक है। डे ड्रीमिंग, इमेजिनेशन है ये तो बिल्कुल दिन दहाड़े इमेजिनेशन करना, सो दैट इज डे ड्रीमिंग। देन सप्रेशन है कॉन्शियसली, अगर आप कोई चीज भूलना चाह रहे हो तो उसको सप्रेस करना चाह रहे हो, दैट इज द सप्रेशन की स्थिति। आइडेंटिफिकेशन, आप देखोगे कि आप किसी से आइडेंटिफाई करते हो, आप एक रोल मॉडल को कॉपी करने की कोशिश करते हो कि तेरे नाम मूवी आ गई तो अब सब लोग बीच से मांग फाड़ के और वही हेयर स्टाइल बना रहे हैं। सो यू आर आइडेंटिफाइंग द कैरेक्टर विद योरसेल्फ कि आपको ऐसा ही लगना है, ठीक है। देन प्रोजेक्शन, यहां पे आप प्रोजेक्ट करते हो अपनी फीलिंग्स को। सो इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स, अनवांटेड थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड मोटिव्स ऑन टू अनदर पर्सन, ठीक है। आप चीटिंग कर रहे हो और आप सामने वाले को बोल रहे हो कि तू चीटिंग कर रहा है, ठीक है। सो वो चीज क्या है, प्रोजेक्ट करना, कि जो फीलिंग आपकी है जो आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे वो आप दूसरे के थ्रू मानना चाह रहे हो। आपको कोई इंसान अच्छा नहीं लगता, आप ये मान के चलते हो कि उसको ही मैं अच्छा नहीं लगता। ओके, देन है रिग्रेशन जी, ईगो रिवर्ट्स टू एन अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट यूजुअली इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो बच्चे की तरह रोना, या जो है आप बड़े हो गए हो बट बच्चे की तरह रोना आ गया, या बड़े होने के बाद बैड यूरिनेशन कर दिया। सो इट्स लाइक आपकी एज वाइज आप बड़े हो बट आप पिछले डेवलपमेंट के पिछली स्टेज में चले जाते हो, सो वो रिवर्ट बैक हो जाती हैं चीजें, दैट इज रिग्रेशन, ठीक है। देन है कंपार्टमेंटलाइजेशन, जब आप बिल्कुल सेपरेट कर देते हो, दो कंपार्टमेंट बना देते हो चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। सो वो भी अनकॉन्शियसली एक डिफेंस मैकेनिज्म है कंपार्टमेंटलाइजेशन। देन इंटेलेक्चुअलाइजेशन, जहां पे आप अवॉइड करते हो स्ट्रेसफुल सिचुएशन या इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन को सोचने के लिए, यानी आप सिर्फ इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट पे फोकस कर रहे हो कि इट्स ओके, इससे भी बुरा कुछ हो सकता था तो ये वाली चीज चलो सही है। सो आप स्ट्रेस लेने के बजाय एक पॉजिटिव साइड देख रहे हो, आप ये मान सकते हो। देन है रिएक्शन फॉर्मेशन, एक पर्सन बियॉन्ड डिनायल या बिहेव जा रहा है, एक ऑपोजिट वे में बिहेव कर रहा है, कि आप डिनायल का भी एक स्टेप ऊपर हो, कि डिनाई तो कर ही रहे हो, उससे उल्टा जा रहे हो उन चीजों को ठीक करने के लिए, ठीक है। ओवरली पॉजिटिव रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे हो,
ठीक है जी। देन है कंस्ट्रक्टिविज्म, लास्ट स्कूल ऑफ थॉट्स है अपना ये, यानी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। नाम से ही समझ आ रहा होगा, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो नॉलेज को। ओके, सो कंस्ट्रक्टिविज्म में आप एक्टिवली इन्वॉल्व है बच्चा, वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा है अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। सो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। बिहेवियरिज्म में हम सिर्फ ओवर बाहर वाले बिहेवियर पे फोकस कर रहे हैं। कोग्निटिविज्म में हम दिमाग पे क्या चीजें हो रही हैं, मेंटल प्रोसेसेस पे फोकस कर रहे हैं। जेस्टाल्ट साइकोलॉजी में एज अ होल पे फोकस कर रहे हैं। होल इज बेटर देन डिफरेंट देन आपका पार्ट्स। और कंस्ट्रक्टिविज्म में हम नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की बात कर रहे हैं कि जो आप नॉलेज बताओ चीजों के हिसाब से बच्चा अपने आप बनाएगा, अपने आप करेगा। जीन पियाजे जो है वो फर्स्ट थियरिस्ट माने जाते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म के फील्ड में। तो जीन पियाजे की जो थियरी है, आप उसी को दिमाग में रख के चलोगे तो आपको क्या नजर आ जाएगा, कंस्ट्रक्टिविज्म की स्कूल की फिलोसफी नजर आ जाएगी। ठीक है, तो ये स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या बोलता है, कैसे ये बाकियों से डिफरेंट है, जो मैंने आपको बता दिया वो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। मैंने आपके लिए इंफॉर्मेशन यहाँ ऐड कर दी है। कंस्ट्रक्टिविज्म बस हमें ये बताता है कि कैसे हमें अपना पर्सपेक्टिव बनाना है, अपना इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे मेरे दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट बनना चाहिए, मेरे दिमाग में क्या स्कीमा होना चाहिए, वो चीज ये कंस्ट्रक्ट करता है। आपका अपना नजरिया बनाता है वर्ल्ड को देखने का। सो वो स्कीमा जो आप दिमाग में बना रहे हो, वो जीन पियाजे ने वर्ड दिया है। ओके, सो कंस्ट्रक्टिविज्म फोकस कर रहा है लर्नर को एम्बिग्यूअस सिचुएशन में कैसे वो सोल्व करेगा प्रॉब्लम को, उस चीज के ऊपर। ओके, सो ओवरऑल कंस्ट्रक्टिविज्म यानी सारी की सारी नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्टेड है, जो इंडिविजुअल ने क्रिएट किया है, जो उसने एक्सप्रेस किया, वो सारी की सारी चीजें ऑलरेडी उसके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आई हैं। सो जितनी भी नॉलेज है वो टेंटेटिव है, सब्जेक्टिव है, पर्सनल है, ऐसा इनका मानना है, जो आप अपने बिलीव्स और एक्सपीरियंसेस से बनाते हो। ठीक है, इसमें हम यूजुअली क्या देखते हैं, आप नॉलेज से कंसर्न्ड होते हो कि क्या स्टडी करना है, नॉलेज है क्या, क्या जानना है, कैसे जानना है, तो वो सारी चीजें कैसे कंस्ट्रक्ट होगी नॉलेज, उस पे फोकस है। ओके, सो यहाँ पे कंसर्न, ये एक मेजर कंसर्न आ जाता है फिलोसोफर्स का, जो नॉलेज को स्टडी करते हैं जब कंस्ट्रक्टिविज्म की बात होती है। सो इसमें भी वही, जो कंस्ट्रक्टिविज्म में ओवरऑल हम बात वही करेंगे, वर्ड्स अलग अलग हो सकते हैं, इंडिविजुअल अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी चीजें, अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जो भी आसपास वो चीजें देख रहा है। सो देखो सेम चीजें, लर्नर एक्टिवली रिस्ट्रक्चर कर रहा है नॉलेज को इन हाईली इंडिविजुअलाइज्ड वे, अपने अकेले के लेवल पे। ठीक है, किसके बेसिस पे, जो इंटेलेक्चुअल कॉन्फिगरेशंस हैं, जो उसके एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो फॉर्मल इंस्ट्रक्शनल एक्सपीरियंसेस हैं, उसके बेसिस पे। ओके, सो आपको फोकस यहाँ पे इंडिविजुअल पे नजर आएगा, उसकी नॉलेज को एक्वायर करने पे नजर आएगा, उन चीजों पे फोकस होगा। ठीक है जी। तो कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ थियरी ऑफ नॉलेज, वो स्टैटिक नॉलेज को, पैसिव नॉलेज को, इन चीजों को रिजेक्ट करती है। वो एक्टिव नॉलेज की बात करती है, वो मेंटल स्ट्रक्चर डेवलप करने की बात करती है। ठीक है, सो वैलिडिटी, ट्रूथफुलनेस, कंप्लीटनेस, ये जो स्ट्रक्चर है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नॉलेज जिस तरीके से बनाई गई है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दो मेन आइडियाज हम इसमें देखते हैं। लर्नर इज नॉट पैसिव एंटिटी बट एक्टिवली एंगेज रहेगा। फंक्शन जो है कोग्निशन का इज नॉट द डिस्कवरी बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड, और आप इट्स लाइक अडेप्टेशन पे फोकस कर रहे हो, ना कि डिस्कवरी पे। आपको कुछ डिस्कवर नहीं करना है, इनोवेशन नहीं लेके आनी, कुछ नया इन्वेंशन ले आए, इट्स ओके, वो नहीं जरूरी। आप कैसे नॉलेज को अडेप्ट कर रहे हो, कैसे अपने आइडियाज बना रहे हो एक्टिवली, वो चीज पे फोकस है, कैसे अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। इसमें दो लोगों के नाम आपके सिलेबस में मेंशन है, एक पियाजे का, एक वाइगोट्स्की का, जो हमें कवर करने हैं। पियाजे की थियरी आपने पहले भी पढ़ी हुई होगी, थियरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट इसको हम बोलते हैं। इन्होंने थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट भी दी है। ओके, सो वो हम लर्निंग थियरीज में भी देख लेंगे ऑल्दो। देन है आपका लर्निंग नहीं, डेवलपमेंट की थियरी में आता है ये, तो हमें अभी देखना पड़ेगा भूल गई थी। सो कोग्निटिव डेवलपमेंट मींस ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन। सो कोग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी, बट कोग्निटिव डेवलपमेंट में भी तो हम मेंटल प्रोसेसेस पे फोकस कर रहे हैं, तो आप इसको कंस्ट्रक्टिविज्म में इंक्लूड करेंगे कि नॉलेज अपनी बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा है। बच्चे लिटिल साइंटिस्ट हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है उनको गाइड करने की, वो अपने आप चीजें सीख जाएंगे, बिना अडल्ट्स के, ओल्डर इन्फ्लुएंस के भी बच्चे सीखेंगे। उनकी नॉलेज जो है वो उनकी एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे होगी। चाइल्ड जो है वो नेचर से मोटिवेटेड है, उनको रिवॉर्ड्स की जरूरत नहीं है मोटिवेशन के लिए। इनको फादर ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट बोला जाता है। ये बोलते हैं पहले डेवलपमेंट होगा फिर लैंग्वेज आएगी। वाइगोट्स्की बोलते हैं पहले लैंग्वेज आएगी फिर डेवलपमेंट होगा।
ठीक है, तो ये पता हो आपको। 4 स्टेजेस की बात करते हैं, चारों स्टेजेस दिमाग में छपी हुई होनी चाहिए, चारों स्टेजेस की एज छपी हुई होनी चाहिए, और चारों स्टेजेस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पता होनी चाहिए। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसेस ही टीचर्स हैं। देन आपका रिफ्लेक्स एक्शन यहाँ पे रहेगा, बिहेवियर को इमिटेट करेगा बच्चा, छोटा बच्चा दिमाग में रखो ना, 2 साल तक का। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस 6 महीने के बाद आती है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस में क्या हो जाता है, एक तो होता है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, एक होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली स्थिति नहीं होगी। अगर आउट ऑफ साइट है तो भी वो चीज एग्जिस्ट करती है, वो चीज बच्चे को समझ आ जाएगी। ठीक है, डेफरेड इमिटेशन की वो चीज अगर एब्सेंट है तो भी बच्चा उसकी एब्सेंस में इमिटेट कर रहा है चीजों को, सो दैट इज डेफरेड इमिटेशन। देन है जी प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 साल की स्टेज, टॉय एज भी बोलते हैं, ईगोसेंट्रिज्म, प्री गैंग एज बोलते हैं। एनिमिज्म नजर आएगा कि गुड़िया में भी जान होती है। ठीक है, तो गुड़िया को भी खाना खिलाना है, गुड़िया को भी नहलाना है, तो वो चीज यहाँ 2 से 7 साल में रहेगी। इरिवर्सिबिलिटी यहाँ पे जो है नहीं होगी, सॉरी इरिवर्सिबिलिटी होगी, रिवर्सिबल चीज का नहीं पता होगा बच्चे को, सो वो चीजों को सीक्वेंस को रिवर्स करने में नहीं समझ पाएगा चीजें। ओके, देन ए ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप बहुत वियर्ड सा नजर आएगा, यहाँ पे कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बच्चे को नहीं पता है। अगर बलून फूट गया और उसी टाइम पे जो है कुत्ता भौंका तो उसको लगेगा कि कुत्ते के भौंकने की वजह से बलून फूटा है, सो वो रिलेट कर लेगा चीजों को ऐसे ही रैंडमली। क्रूशियल स्टेज है ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, सेंट्रेशन यहाँ पे रहेगा और सिंबॉलिक थॉट्स यहाँ पे नजर आएंगे। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में 7 से 11 साल की स्टेज, पहले वाली प्री गैंग थी तो ये गैंग एज है, लेटर चाइल्डहुड है, स्कूल एज है। यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, डिसेंट्रेशन देखने को मिलेगा, देन ईगोसेंट्रिज्म में डिक्रीज हो जाएंगी चीजें। देन स्टेज ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड कॉन्क्रीट ऑपरेशन है ये, ट्रांजिटिविटी डेवलप हो जाएगी, यहाँ पे क्लासिफिकेशन करनी आ जाएगी बच्चों को कि क्या सिमिलर है क्या डिफरेंस है, सो वो ग्रुपिंग कर देंगे उस अकॉर्डिंग। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो हम यहाँ पे सिखाएंगे 7 साल के बच्चे के, 7 साल का बच्चा जब आई थिंक सेकंड क्लास में होता है तो वहां पे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाता है उनके। देन है कंजर्वेशन, बच्चे को समझ आ जाएगा कि एक गिलास पानी एक ही गिलास पानी है, चाहे उसको बाल्टी में डाल दो चाहे गिलास में रखो। ठीक है, सो वो चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 साल से ऊपर, यहाँ पे अब तक कॉन्क्रीट चीजें चल रही थी, दिखा के समझानी पड़ रही थी, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो डेवलप हो जाएगी। ओके, स्कीमास की ये बात करते हैं। स्कीमा जो आपके दिमाग में बिल्डिंग ब्लॉक्स बने हुए हैं वो हैं स्कीमा, अडेप्टेशन और इक्विलिब्रेशन, तो ये स्टेजेस हैं। सो पहले स्कीमा हमने पढ़ लिया। एसिमिलेशन क्या होगा, जो ऑलरेडी आपके दिमाग में एक स्कीमा बना हुआ है उसमें उस इंफॉर्मेशन को फिट करना, तो वो फिट हो रही है, यानी तब तक चीजें इक्विलिब्रियम वाली स्टेज में है जब तक आप फिट कर पा रहे हो, आपको कोई नए स्कीमा की जरूरत नहीं है। ओके, लेकिन जब वो फिट नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली एक डिसइक्विलिब्रियम की स्थिति आ जाएगी और उस डिसइक्विलिब्रियम में आपको अकोमोडेट करना पड़ेगा एक नया स्कीमा, यानी जब आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा में इंफॉर्मेशन फिट नहीं हो रही है तो आपको चीजें अकोमोडेट करनी पड़ रही हैं। सो दैट इज अकोमोडेशन। कि आपके दिमाग में गाय की इमेज छपी हुई है, आपने जब जंगल में जाके गाय देखी तो उस इमेज में वो गाय वाली इमेज फिट बैठ रही थी, सो वो क्या हो गया, एसिमिलेशन हो गया कि अच्छा ये हो सकता है वाइल्ड काऊ होगी। ओके, तो वो एसिमिलेशन है। बट एक गाय की इमेज छपी हुई थी और फिर आपने एरोप्लेन देख लिया, तो अब एक नया स्कीमा बनाने की जरूरत है, चीजों को अकोमोडेट करने की जरूरत है। ओके, इनकी थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट भी है। मोरल डेवलपमेंट से क्वेश्चन बहुत रेयर देखने को मिलता है, तो एटलीस्ट इतना पता हो कि अच्छा पियाजे ने थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट दी है। 2 स्टेजेस हैं, हेटेरोनोमस स्टेज ऑफ मोरालिटी और ऑटोनोमस स्टेज ऑफ मोरालिटी। ओके, तो एटलीस्ट ये इन्फॉर्मेशन आपको याद हो तो उतने में काम चल जाएगा। अदरवाइज मेजरली इनसे यहां से इंस्पायर होकर फिर कोलबर्ग ने काम किया है मोरल डेवलपमेंट पे, और कोलबर्ग की थियरी बहुत फेमस है मोरल डेवलपमेंट में। ओके, देन है जी वाइगोट्स्की की सोशियो कल्चरल थियरी है। सोसाइटी और कल्चर दोनों पे फोकस करते हैं सीखने में। ओके, 2 चीजें हैं, पियाजे बोल रहे थे डेवलपमेंट फर्स्ट देन लैंग्वेज, वाइगोट्स्की बोल रहे हैं लैंग्वेज फर्स्ट देन डेवलपमेंट। एक जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की ये बात करते हैं कि जब बच्चा सोशल और कल्चरल लेवल को इंक्लूड करते हुए चीजें सीखेगा, सो एक जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट होता है, ZPD इसको हम बोलते हैं, कि बच्चा खुद से नहीं कर पा रहा है चीजें, लेकिन किसी ने जो थोड़ा सा उससे ज्यादा उसको पता है या अडल्ट है, मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन है, वो अगर थोड़ी हेल्प करेगा तो वो चीजें कर लेगा। यानी एक ये ऐसा जोन है कि उससे अकेले नहीं हो रहा है बट वो थोड़ी हेल्प के साथ कर पा रहा है।
ठीक है। तो प्रॉक्सिमल मतलब रेफर्स टू दो स्किल्स दैट द लर्नर इज क्लोज टू मास्टरिंग, कि अकेला कर नहीं पा रहा है बट कर लेगा थोड़े टाइम में, अभी के लिए उसको अडल्ट की जरूरत है। वो अडल्ट या कोई और क्या कौन होगा, वो मोर नॉलेजेबल अदर होगा, कि बच्चे से ज्यादा आता हो। वो हो सकता है बच्चे से बच्चे का पार्टनर भी हो सकता है, क्लास में भी कोई बच्चा दूसरा बच्चा भी हो सकता है, बट उससे ज्यादा उसको पता है, दैट्स वाई वो हेल्प कर पा रहा है। ओके, वाइगोट्स्की ने डिफरेंशिएट किया 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज या स्पीच, सोशल स्पीच, इगोसेंट्रिक स्पीच और इनर स्पीच। तो ये आपको पता होनी चाहिए, कई बार पूछ ली जाती है कि कौन कौन सी स्पीच की बात की है। ये स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं। स्कैफोल्डिंग इज लाइक जैसे इस बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए ये यहाँ पे ढांचा लगा है ना रेडी, ये जब तक बिल्डिंग अच्छे से रेडी नहीं हो जाएगी तब तक, जब अपने बलबूते पे खड़ी होने लग जाएगी तो हम ये ढांचा हटा देंगे, राइट। सो वही चीज है कि बच्चे को भी इस तरीके के टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है, स्कैफोल्डिंग की जरूरत पड़ती है। सो वाइगोट्स्की क्या बात करते हैं, वो इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं, जो कि टीचर प्रैक्टिसेस पे फोकस किया जाना चाहिए, यानी टीचर का रोल या जो सपोर्ट कर रहा है लर्नर को उसका काफी बड़ा रोल रहेगा जब तक वो अगले स्टेज पे नहीं चला जाता। सो ये स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट, जेडपीडी का कॉन्सेप्ट और एमकेओ यानी मोर नॉलेजेबल अदर का कॉन्सेप्ट आपको पता। एक और इंपॉर्टेंट चीज है रेसिप्रोकल टीचिंग। सो ये वर्ड किससे एसोसिएट किया जाता है, ये वाइगोट्स्की से एसोसिएट किया जाता है। सो ये कंटेम्परेरी एप्लीकेशन है वाइगोट्स्की की थियोरी की। इट इज यूज्ड टू इंप्रूव स्टूडेंट्स एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम टेक्स्ट। तो कैसे आप सीखेंगे। सो रेसिप्रोकल टीचिंग क्या हो गई, टीचर गाइडेड स्ट्रेटेजी है जिसमें छोटे छोटे बच्चों के ही ग्रुप्स बना देंगे, स्पेसिफिक रोल्स उनको दे देंगे, एक्टिविटी में वो चीजें बातचीत करते करते वो चीजें सीख जाएंगे। ठीक है, तो 4 स्किल्स यहाँ पे होंगे, एक समराइज करना सीख जाएंगे, क्वेश्चन करना, क्लैरिफाई करना और चीजों को प्रिडिक्ट करना। अरे ठीक है, तो वो चीजों को प्रिडिक्ट करना, तो ये चीजें यहाँ पे, ये स्किल्स यहाँ पे उनकी डेवलप हो जाएंगी। ओके, सो ये वाइगोट्स्की की थियरी हो गई। पियाजे, वाइगोट्स्की, सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म जेबी वॉटसन, फादर ऑफ कॉग्निटिविज्म यूलरिक नसीर को बोलते हैं। जीन पियाजे जो है वो कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटेड है, फर्स्ट थियरिस्ट इनको माना जाता है। वाइगोट्स्की को सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेट किया जाता है। विल्हम वुंड को कंसीडर किया जाता है कि फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी लिप्जिग जर्मनी में इन्होंने खोली थी, तो वो चीज आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है जी, ये ओवरऑल आई थिंक थोड़ी लंबी क्लास हो गई, बट स्टिल ये आपकी कंप्लीट हो गई ये चीजें, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तो आई थिंक 4 क्लासेस और हैं, उसमें आपकी ये वाली यूनिट फिनिश हो जाएगी। क्लासेस थोड़ी लंबी रहेंगी साइकोलॉजी वाली, बिकॉज पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इट्स लाइक एक टॉपिक को एक क्लास में कवर करना बेटर है, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए। Okay, so this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. Take care. See you in next class.